वेलकम टू बॉलीग्राड स्टूडियोज। और आज हम जानेंगे KGF 3 से जुड़े इंटरेस्टिंग फैक्ट्स। जसदीप सिंह उर्फ जग्गू भगवानपुरिया पंजाब के खूंखार गैंगस्टर्स में से एक है। उसे पंजाब में एक सुपारी किंग के नाम से भी जाना जाता है, लेकिन वो बचपन से ऐसा नहीं था दोस्तों। उसने बहुत ही छोटी उम्र में अपने पिता को खो दिया, जिसके चलते उसके जीवन में काफी उतार चढ़ाव यानी कि अप्स एंड डाउन्स आए। वो पंजाब के एक सिख परिवार में पैदा हुआ था और वो बचपन में काफी शांत स्वभाव का था और वो अपने स्कूल के समय में एक सामान्य लड़का हुआ करता था, यानी कि एक नॉर्मल चाइल्ड। लेकिन खराब समाज और कुछ बुरी आदतों ने उसे गैंगस्टर बना दिया। जसदीप पहले एक कबड्डी प्लेयर हुआ करता था और वो बहुत अच्छी कबड्डी खेलता था। वो अपने कबड्डी के लिए अपने आसपास के गांव में बहुत ज्यादा मशहूर था और वो अपने गांव के आसपास के कबड्डी प्लेयर्स के साथ मिलकर अक्सर कबड्डी का मैच आयोजित करता था और इसीलिए वो वहाँ के गैंगस्टर्स के बीच में काफी फेमस था। धीरे धीरे वो कबड्डी के फील्ड में बढ़ता चला गया और तरक्की करता गया, लेकिन कुछ समय बाद जसदीप अपने खेल से खुश नहीं था। वो पैसे कमाना चाहता था और कुछ बड़ा करना चाहता था। इसलिए वो और उसके कुछ कबड्डी दोस्त कुछ लोकल पॉलिटिशियंस के कांटेक्ट में आए और उनके लिए काम उन्होंने करना शुरू कर दिया। जसदीप और उसके गिरोह ने धीरे धीरे डकैती और ना जाने कैसे कैसे काम करना शुरू कर दिए। और एक बार जसदीप ने अपने कुछ साथियों के साथ मिलकर दिवाली के दिन अपने गांव के सरपंच के बेटे की हत्या कर दी और ये पहली बार था जब उस पर मर्डर का आरोप लग गया और फिर उसे गिरफ्तार कर लिया गया। पर कुछ दिनों बाद जसदीप जेल से भाग निकला और उसने बाहर आके फिर से अपने कॉन्टैक्ट्स बनाने शुरू कर दिए और ऐसे ही धीरे धीरे उसने अपनी जान पहचान बड़े गैंगस्टर से बढ़ाई और वो एक गैंगस्टर बन गया। ऐसी एक गैंगस्टर की कहानी लेकर आ रहे हैं विजय अपनी अगली फिल्म KGF 3 में, जिसमें हमें ऐसा ही एक गैंगस्टर गोल्ड की स्मगलिंग यानी इलीगल स्मगलिंग करके एक बहुत बड़ा कारोबार खड़ा कर सकता है। बेल्जियम में डायमंड और गोल्ड की ज्वेलरी मेन फ्लोर के नीचे बेसमेंट के लॉकर रूम में रखी हुई थी, जहाँ की सिक्योरिटी बिल्कुल टाइट थी। और इतनी सिक्योरिटी होने के बाद भी चोरी हुई कैसे, वो जानने के लिए हमें 2000 के साल में जाना होगा। चोरी के 3 साल पहले लियोनार्डो बैटलो ने $700 पर मंथ पर डायमंड वर्ल्ड सेंटर में एक ऑफिस रेंट पर लिया था, ताकि वो वहाँ के एम्प्लॉइज, मैनेजर और बाकी लोगों का भरोसा जीत सके। लियोनार्डो ने 3 साल तक वहाँ पर एज अ वर्कर काम किया। कुछ समय तक वहाँ पर टेनेंट यानी कि किराएदार बनने के बाद लियोनार्डो को 24/7 की डायमंड सेंटर एक्सेस की मिल गई, जिसका मतलब है कि लियोनार्डो अब किसी भी समय डायमंड सेंटर से आ जा सकता था, वो भी बिना किसी की परमिशन के। इसके साथ ही उसे वॉल्ट की एक्सेस की भी मिल गई। अब वो वॉल्ट में भी कभी भी आ जा सकता था ताकि वो अपनी डायमंड स्टोर कर सके। लेकिन लियोनार्डो का प्लान खुद के डायमंड स्टोर करने का नहीं, बल्कि दूसरों के डायमंड को चुराने का था। डायमंड सेंटर की बिल्डिंग के अंदर कुछ भी कैप्चर या रिकॉर्ड करना बिल्कुल मना था। इसलिए लियोनार्डो ने एक स्ट्रीम टाइनी मिनी कैमरा पेन अपनी शर्ट में लगा लिया, ताकि किसी को भी पता ना चल सके और वो आसानी से डायमंड सेंटर के अंदर की हर एक चीज को रिकॉर्ड कर सके। लियोनार्डो ये भी जानता था कि वो इतनी बड़ी चोरी अकेले नहीं कर पाएगा, इसलिए उसने 5 लोगों की एक टीम बनाई। लियोनार्डो दिन भर डायमंड सेंटर के अंदर चीजें रिकॉर्ड करता और उसके बाद अपनी टीम को वो कैप्चर्ड इमेजेस जाके दिखाता, जिससे एक 3D ब्लूप्रिंट तैयार किया गया। और देखते ही देखते लियोनार्डो की टीम ने डायमंड सेंटर की एज इट इज 3D ब्लूप्रिंट का हार्ड कॉपी बना लिया और उसी को देखकर रॉबरी की प्लानिंग करने लगे वो लोग। फरवरी 2003 तक उनका प्लान पूरी तरह से तैयार था और अब समय था प्लान को एग्जीक्यूट करने का। चोरी से एक दिन पहले लियोनार्डो हमेशा की तरह डायमंड सेंटर जाता है और वहाँ थर्मल पॉइजन सेंसर, जो कि एक हीट डिटेक्ट करने का सेंसर होता है, उस पर लियोनार्डो ने विमेन हेयर स्प्रे को स्प्रे कर दिया ताकि वो सेंसर डीएक्टिवेट हो जाए। अगले दिन लियोनार्डो की पूरी टीम इस रॉबरी को अंजाम देने के लिए तैयार थी। सबसे पहले उन्होंने एक कार रेंट पर ली और वो डायमंड सेंटर पहुँचे, जिसके बाद लियोनार्डो के अलावा बाकी सब एक लैडर की मदद से बैकग्राउंड गार्डन से डायमंड सेंटर की बालकनी पर चढ़े। बालकनी में एक इंफ्रारेड सेंसर था, जिससे बचने के लिए उन्होंने एक पॉलिएस्टर शील्ड की मदद ली। बालकनी में पहुंचते ही उन्होंने शील्ड को सेंसर पर लगाकर उसे भी डीएक्टिवेट कर दिया, जिसके बाद वो खिड़की की मदद से अंदर घुसते हैं और बेसमेंट में पहुंच जाते हैं। अब सबसे पहले उन्होंने बेसमेंट
के सभी कैमरा पर ब्लैक शर्ट चढ़ा दिया। वॉल्ट के डोर पर एक मैग्नेटिक लॉक था जिसे डील करने के लिए उन्होंने एक एल्यूमिनियम प्लेट जिस पर हेवी डबल टेप लगा हुआ था, उस एल्यूमिनियम प्लेट की मदद से वॉल्ट के स्क्रू को खोला और उसे भी डीएक्टिवेट कर दिया। और क्योंकि लियोनार्डो को वॉल के लॉक के बारे में पता था, इसलिए वो इजीली उसे भी खोल लेता है। लॉक खोलने के बाद उस गैंग ने वॉल्ट के अंदर की लाइट्स को स्विच ऑफ कर दिया, जिससे कि सारे सेंसर ऑटोमेटिकली बंद हो जाए। उस गैंग ने सारे गोल्ड और डायमंड को बैग्स में भरा और उसे लेकर बालकनी की मदद से ही बाहर आ गए और वहां से फरार भी हो गए। पूरी हाइस्ट के दौरान सबने प्लास्टिक के ग्लव्स पहने थे, जिसकी वजह से किसी के भी फिंगरप्रिंट्स नहीं मिले। बाद में अगले दिन लियोनार्डो हमेशा की तरह डायमंड सेंटर आता है और चोरी को देखकर शॉक्ड होने की एक्टिंग करता है। अरे भाई, जब चोरी उसने की है तो एक्टिंग तो बनती है ना। आज तक किसी को भी पता नहीं चल पाया है कि आखिरकार ये चोरी की किसने थी। लेकिन एक ऐसी फीमेल गैंगस्टर रह चुकी है जिसने ये साबित कर दिया कि वो किसी से डरती नहीं थी। दरअसल अमर नायक नाम का एक ऐसा गैंगस्टर हुआ करता था जिसका बहुत बड़ा गैंग था और उसका डर पूरे शहर में फैला हुआ था। लेकिन उसको एक अटैक के बाद अपने इस शौक को छोड़ना पड़ा और वो जिंदगी भर के लिए एक व्हीलचेयर के साथ फंस गया। जब उसके इस हालत का उसके भाई को पता चला तो अमर नायक का भाई, जो कि लंदन में एक पढ़ा लिखा बैंकर हुआ करता था, वापस इंडिया लौट आया और उसने अपने भाई के गैंग को संभालने का फैसला किया। उसका नाम अश्विन नायक था। अश्विन नायक यूं तो पढ़ने में काफी ज्यादा तेज था, लेकिन असल जिंदगी में उसे जरूरत थी एक ऐसे साथी की जो कि किसी से न डरता हो, और उसकी मदद की उसकी बीवी नीता ने। नीता एक ऐसी औरत थी जो किसी से नहीं डरती थी और वो अपने गैंग को सबसे बड़ा और सबसे ताकतवर बनाने के लिए बहुत ज्यादा जुनून रखती थी। कुछ समय बाद अश्विन नायक और नीता ने अपने गैंग को काफी बड़े लेवल तक पहुंचा दिया और साथ ही में उनके दुश्मन भी बहुत बड़े हुए। एक बार एक ऐसे अटैक में अश्विन नायक को टारगेट किया गया, जिसके बाद अश्विन को एक गोली लगी और उसे देश भी छोड़ना पड़ा। उसके जाने के बाद उसकी बीवी ने अकेले पूरी गैंग की जिम्मेदारी संभाल ली और नीता का नाम और बुलंद हो गया। लेकिन अश्विन को ये बात बिल्कुल नहीं पसंद आई। कुछ समय बाद नीता ने शिवसेना से हाथ मिलाया और उनके साथ मिलकर एक कॉर्पोरेटर बन गई। अश्विन अपनी बीवी को एक आम सी हाउसवाइफ से इतने बड़े गैंगस्टर में तब्दील होते देखकर काफी ज्यादा परेशान हो गया और इस वजह से अश्विन और नीता के बीच भी एक बहुत गहरी दरार आ गई। इसके बाद नीता को अपने पति यानी कि अश्विन के ऑर्डर पर मरवा दिया गया, जहां इसके बाद नीता ने अपनी जान तो गंवा दी, लेकिन आज भी नीता एक ऐसी गैंगस्टर के नाम से जानी जाती है जिसको किसी का डर नहीं था। नमस्कार दोस्तों, एक बार फिर से आप सभी का स्वागत है बॉलीग्राज स्टूडियोज में और मैं हूं आपके साथ अनुष्का त्यागी। इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं कि आखिर कैसे एक्टर के बदले मांगे गए 50 करोड़ रुपए। वीरप्पन साउथ इंडिया का फेमस नाम था। सैंडलवुड यानी कि चंदन की स्मगलिंग करने वाला वीरप्पन लोगों के बीच खौफ का कारण था। 18 जनवरी 1952 को पैदा हुआ वीरप्पन का पूरा नाम कूदस्वामी वीरप्पन था। वीरप्पन मात्र 17 साल की उम्र से ही हाथियों का शिकार करने लगा था। वीरप्पन को लेकर कहा जाता है कि उसने 10 साल की उम्र में पहली बार हाथी पे गोली चलाई थी, लेकिन हाथी की हत्या उसने 17 साल की उम्र में की थी। वीरप्पन हाथियों के सर के बीच में गोली मारता था। वीरप्पन को पकड़ने के लिए राज्य सरकार ने पुलिस फोर्स के साथ मिलकर करीब 20 साल तक रिसर्च ऑपरेशन का अंजाम किया था, जिसमें करोड़ों रुपए खर्च हुए थे। हालांकि वीरप्पन हर बार बच निकलता था। वीरप्पन सैंडलवुड के अलावा हाथी के दांतों की भी स्मगलिंग करता था। कहा जाता है कि एक बार फॉरेस्ट इंचार्ज श्रीनिवास ने वीरप्पन को पकड़ लिया था, लेकिन वो किसी तरह से भाग निकला। फिर कुछ दिनों बाद वीरप्पन ने फॉरेस्ट इंचार्ज श्रीनिवास का सिर काटकर हत्या कर दी। वीरप्पन के निशाने पर ज्यादातर पुलिस ऑफिसर्स और फॉरेस्ट इंचार्ज ही रहे। दर्शकों तक वीरप्पन ने सैंडलवुड और हाथियों के दांतों की स्मगलिंग की और खूब पैसे कमाए। एक वक्त ऐसा भी आया जब कहा जाने लगा कि वीरप्पन ने तमिलनाडु, केरला और कर्नाटक के जंगलों को अपनी मूंछों में बांध रखा है।
वीरप्पन जहां अपने कारनामों की वजह से नोटोरियस था, वहीं वो अपनी मूंछों की वजह से काफी ज्यादा फेमस भी था। वहीं वीरप्पन के साथी भी अपने बॉस की ही तरह खतरनाक थे, जो वीरप्पन के इशारे पे किसी की भी जान लेने से पीछे नहीं हटते थे। वीरप्पन पे 5 करोड़ रुपए का इनाम था। वहीं तमिलनाडु की जयललिता सरकार ने वीरप्पन को पकड़ने के लिए जिस टास्क फोर्स को तैनात किया था, उस पे 100 करोड़ से ज्यादा रुपए खर्च किए गए थे। वीरप्पन ने 1991 में मुथुलक्ष्मी नाम की लड़की से शादी की। वीरप्पन की बदनामी और उसकी मूंछ मुथुलक्ष्मी को बहुत पसंद थी। वीरप्पन का एनकाउंटर भी उसकी जिंदगी की तरह ही अनोखा रहा। असल में हुआ ये था कि वीरप्पन की आंखें खराब थी, जिसके इलाज के लिए उसे जंगलों से बाहर अपने 2 साथियों के साथ आना पड़ा। रास्ते में ही वीरप्पन अपने साथियों के साथ एक एम्बुलेंस में बैठ गया, लेकिन उसे इस बात का अंदाजा नहीं था कि जिस एम्बुलेंस में वो बैठा है वो असल में पुलिस की है। असल में पुलिस को पहले ही खबर मिल गई थी कि वीरप्पन उस इलाके में मिलेगा। हालांकि चारों तरफ से घेरने के बाद पुलिस ने वीरप्पन और उसके साथियों को सरेंडर करने को कहा, लेकिन वीरप्पन ने अपने साथियों के साथ फायरिंग शुरू कर दी। अपनी जान को बचाने के लिए पुलिस ने भी फायरिंग शुरू कर दी, जिसकी गोली सीधे वीरप्पन के सर पे जाकर लगी और उसकी मौके पर ही मौत हो गई। वीरप्पन का एनकाउंटर करने वाले पुलिस ऑफिसर का नाम IPS विजय कुमार है। दोस्तों, ये थी डकैत वीरप्पन की। करीम नाला 1920 के दशक में अफगानिस्तान से मुंबई आया। वो बहुत गरीब परिवार से था। मुंबई में उनका परिवार साउथ बॉम्बे के सबसे घनी आबादी वाले इलाके भिंडी बाजार के पास बस गया। शायद मुंबई आने से पहले उसे खुद को भी ये मालूम नहीं था कि वो एक गैंगस्टर बन जाएगा, लेकिन यहाँ की चकाचौंध ने एक मामूली इंसान को गैंगस्टर में तब्दील कर दिया और मुंबई आने के बाद उसका गैंगस्टर करियर शुरू हुआ। पहले उसने मुंबई गुड़ी में अपना काम करना शुरू किया और फिर बाद में पठान के एक गिरोह में शामिल हो गया, जिसमें मारवाड़ी और गुजराती जमींदारों और व्यापारियों के लिए इल्लीगल वसूली एजेंट के रूप में काम करना शुरू किया और यहीं से उसका करीम शेख से करीम लाला बनने का सफर शुरू हुआ। दोस्तों, लाला ने जल्दी पठान गैंग का चीफ बनने के लिए अपने काम का दायरा बढ़ा दिया और अब वो कॉन्ट्रैक्ट किलिंग, किडनैपिंग और जबरन वसूली भी करने लगा और धीरे धीरे वो अपने काम में परफेक्ट हो गया और उसका ये व्यापार भी बढ़ता गया। लेकिन इससे उसके साथ ही हाजी मस्तान और वरदराजन जलने लगे और उनके बीच विनाश की लड़ाई शुरू हो गई। फिर तीनों ने साथ मिलकर अपने काम और स्थान का विभाजन किया। अपने समय में लाला के संबंध बॉलीवुड सेलिब्रिटी से काफी अच्छे थे। वो अक्सर बड़ी हस्तियों को ईद और पार्टियों में बुलाया करता था। 1970 से 80 के दशक में बॉलीवुड सेलिब्रिटी से उसके संबंध काफी बढ़ने लगे थे। करीम लाला के बहुत इल्लीगल बिजनेसेस थे, पर अपने साथियों की तुलना में उसका जीवन काफी सादगी भरा था। लेकिन फिर भी बिजनेस में उसकी बराबरी कोई नहीं कर सका। इतने बड़े बड़े इल्लीगल बिजनेसेस करने के बाद भी भारत की सरकार उसे कभी पकड़ नहीं पाई। और ऐसी ही गैंगस्टर की कहानी लेकर आ रहे हैं विजय किरंगदू अपनी अगली फिल्म KGF 3 में, जिसमें कि एक गैंगस्टर गोल्ड की इल्लीगल स्मगलिंग करके एक बहुत बड़ा कारोबार खड़ा कर लेता है। विजय द्वारा प्रोड्यूस की गई KGF फ्रेंचाइजी बहुत हिट रही थी और लोगों को काफी पसंद आई थी। वैसे तो इस फिल्म की स्टोरी को समझना थोड़ा सा मुश्किल है, लेकिन जब मेकर्स ने KGF पार्ट 2 रिलीज की, तब इस फिल्म की स्टोरी लाइन ऑडियंस को ज्यादा क्लियर हुई और अब इसका 3rd पार्ट भी आने वाला है, जिसके लिए ऑडियंस में काफी क्रेज देखने को मिल रहा है। और ऐसा माना जा रहा है कि हमारे बाहुबली यानी कि प्रभास भी इस फिल्म का हिस्सा बनने वाले हैं और ऐसे में इस फिल्म के लिए एक्साइटमेंट और भी बढ़ जाती है। इतना ही नहीं, बल्कि पूरा काम अच्छी खासी एडवांस्ड मशीन, आर्टिफिशियल कंट्रोल मशीन से किया जाता है। ऐसे में पोर्ट ऑपरेटर को चार्जेस मिलते हैं, जिससे पोर्ट की मेंटेनेंस भी होती है और ऑपरेशन भी चलता रहता है। अलग अलग तरीके की मशीन्स जैसे ग्रैब शीट अनलोडर्स और मोबाइल हार्बर क्रेन्स का इस्तेमाल किया जाता है, जिससे सामान उतारा या चढ़ाया जाता है। अब ये मशीन्स बड़े बड़े इंजीनियर्स बनाते हैं और इसकी खास देख रेख भी की जाती है ताकि कोई हादसा ना हो जाए। इतनी बड़ी मशीन्स का फायदा ही ये है कि ज्यादा से ज्यादा काम होता है और वो भी कम से कम वक्त में। इसीलिए तो मुंद्रा पोर्ट सबसे बड़ा ऑपरेशनल पोर्ट है इंडिया का। ऐसे में बड़ी बड़ी कार्स, बड़े बड़े कंसाइनमेंट्स सभी के सभी यही आते हैं। इतना ही नहीं, इस सिस्टम में इतनी टाइट सिक्योरिटी होती है कि सभी सामान के लिए अपने अपने वेयर हाउसेज बने हुए हैं। ऐसे में हर तरीके का सामान तब तक स्टोर किया जाता है जब तक ऑथराइज्ड कलेक्टर आकर सामान लेकर नहीं जाता। ये सामान कोई छोटा मोटा ऑर्डर नहीं होता, बल्कि बड़े बड़े बिजनेस वालों का रॉ मटेरियल होता है। तो कभी कभी इन्वेंट्री भी आती है। फॉरेन का इंपोर्ट का सामान यहीं पर उतारा जाता है, तो इंडिया के एक्सपोर्ट के सामान भी यहीं से चलते हैं। इंडिया का सारा एक्सपोर्ट का माल जो अफ्रीका और मिडिल ईस्ट में जाता है, वो इसी पोर्ट से रवाना होता है।
खास स्कैनिंग और वेरिफिकेशन के बाद ये सामान लोड किया जाता है। ये स्कैनर्स काफी स्ट्रॉन्ग होते हैं और इनकी रेज बिल्कुल पेनिट्रेट हो जाती है, इसीलिए स्मगलिंग के चांसेस यहाँ पर बहुत कम होते हैं। आखिर पोर्ट ऑपरेटर क्यों ही अपना धंधा बंद करवाना चाहेगा? इसके अलावा सबको पता है कि सिर्फ एक स्टेज चेकिंग नहीं होती बल्कि मल्टी चेक पॉइंट्स होते हैं, इसीलिए ही इस रास्ते से स्मगलिंग करवाना काफी मुश्किल होता है। कोई बड़ा आदमी ही जो सिस्टम में हो वही सिर्फ इसे आसानी से निकलवा सकता है, बाकी तो इस रास्ते से तस्करी करवा पाना बहुत मुश्किल है। बस यही गुत्थी केजीएफ में रॉकी भाई कैसे सॉल्व करते हैं ये देखने को मिल सकता है। हालांकि ये नौकरी ज्यादा दिन तक नहीं टिकी क्योंकि इब्राहिम के काम को लेकर बैंक के मैनेजर से झगड़ा हो गया। इब्राहिम पियून की नौकरी छूटने के बाद कुछ दिनों काम की तलाश में काफी भटका, तब जाकर उसे ड्राइवर की नौकरी मिली। इब्राहिम अब फेमस स्मगलर मोहम्मद मुस्तफा दौशा की गाड़ी चलाने लगा। इसी बीच मुस्तफा दौशा ने इब्राहिम की मुलाकात दुबई के फेमस स्मगलर याकूब भट्टी से कराई, जिसके बाद इब्राहिम गोल्ड की स्मगलिंग में याकूब का काम देखने लगा। कुछ ही सालों के अंदर इब्राहिम की दोस्ती पाकिस्तान के स्मगलर तौफीक से हो गई, जिसके बाद इब्राहिम जल्द ही एक बड़ा नाम बन गया। अपने काम को लेकर एक मजबूत प्लान और फर्टाइल प्लान की वजह से इब्राहिम को टाइगर नाम दे दिया गया। स्मगलिंग से कमाए हुए पैसों से इब्राहिम ने मुंबई में कुछ इलेक्ट्रिक की दुकानों की शुरुआत की, लेकिन 1992 में हुए मुंबई दंगे में इब्राहिम की दुकानों में तोड़फोड़ कर दी गई, जिसके बाद वो काफी ज्यादा गुस्सा हो गया और उसने महीनों बाद 12 मार्च 1993 में मुंबई में बम धमाकों को अंजाम दिया। ये देश का सबसे खतरनाक धमाका था जिसका मास्टरमाइंड इब्राहिम AK टाइगर मेमोन था। इस धमाके में दाऊद इब्राहिम ने विस्फोटक सामग्री और वेपन्स की फंडिंग की थी, जबकि इस पूरे धमाके को अंजाम इब्राहिम ने अपने भाई याकूब मेनन के साथ मिलकर किया था। इस धमाके के बाद टाइगर देश छोड़कर भाग गया। बाद में इंडियन इंटेलिजेंस एजेंसी को इब्राहिम के पाकिस्तान के कराची में होने का पता चला। इब्राहिम आज भी इंडियन खुफिया एजेंसी की लिस्ट में मोस्ट वांटेड क्रिमिनल के तौर पे शुमार है, हालांकि वो अभी पुलिस की पकड़ से बाहर है। 94 करोड़ की चोरी होती है, लेकिन इन्वेस्टिगेटर्स इस बात से हैरान थे कि उन्हें इस फ्रॉड की जानकारी उनके CBS से न मिलके वीजा और स्विफ्ट जैसे पेमेंट सेटलमेंट प्लेटफॉर्म से मिल रही है। दरअसल हैकर्स ने कोर बैंकिंग सिस्टम को हैक करके इनएक्टिव कर दिया था, जिसकी वजह से CBS बैंक को इन ट्रांजैक्शन के बारे में कोई भी डिटेल नहीं मिल पा रही थी। इन्वेस्टिगेटर्स इस हैकिंग के पीछे का प्लान ढूंढ ही रहे थे कि उन्हें पता चलता है कि हैकर्स ने बैंक के ATM इंफ्रास्ट्रक्चर्स को मालवेयर के थ्रू कॉम्प्रोमाइज किया है। एक बार जैसे ही ये वायरस ATM से होता हुआ बैंक के इंफ्रास्ट्रक्चर में एंटर हुआ, उसने ATM और CBS का कनेक्शन डिले कर दिया, जिससे कि वो डायरेक्ट बैंक से कनेक्ट हो गया और ATM फेक बैलेंस अकाउंट शो करने लगे। इन फेक बैलेंस को शो करते हुए हैकर्स ने ATM से अनऑथराइज्ड कैश विड्रॉ किए। इन कैश को विड्रॉ करने के लिए हैकर्स ने क्लोन ATM कार्ड्स की मदद ली। इन्वेस्टिगेटर्स को आगे जांच करने पर पता चला कि इन हैकर्स ने सभी क्लोन ATM कार्ड्स की डिटेल भी डार्क नेट से एक्सेस की थी, जहां इंडिविजुअल की ऐसी ही इंफॉर्मेशन सेल की जाती है। क्योंकि हैकर्स ने CBS और ATM का कनेक्शन भी हैक किया था, इसलिए ATM से निकाला गया कोई भी पैसा बैंक्स में नहीं शो हो रहा था। 11 अगस्त को 3 बजे से रात 10 बजे तक हैकर्स ने इंडिया समेत 31 कंट्रीज में 80 करोड़ रुपीस विड्रॉ किए थे। लेकिन हैकर्स यहाँ भी नहीं रुके और 13 अगस्त को हैकर्स ने कॉस्मोस बैंक के पैसों को स्विफ्ट के थ्रू हांगकांग के हैंग सेंग बैंक के ALM ट्रेडिंग लिमिट में ट्रांसफर करने का प्लान किया। जब स्विफ्ट को इस ट्रांजैक्शन को लेकर शक हुआ तो उसने कॉस्मोस बैंक को इन्फॉर्म किया और इस साइबर फ्रॉड का पता लगाया। पुणे पुलिस ने अपनी इन्वेस्टिगेशन के दम पर इंडिया में 18 सस्पेक्ट्स को अरेस्ट किया, जिन्होंने ATM से पैसा विड्रॉ किए थे। लेकिन ये अरेस्ट किसी कंक्लूजन पर नहीं पहुंच पाई, क्योंकि पुलिस ने जिन लोगों को अरेस्ट किया था उन्होंने केवल ATM से पैसा विड्रॉ किए थे, जिसके बाद उन्हें छोड़ दिया गया। आज तक पुलिस इस साइबर फ्रॉड के पीछे के मास्टरमाइंड को नहीं पकड़ पाई है, लेकिन अभी भी ये केस चल रहा है और पुलिस उन हैकर्स की तलाश में है। उम्मीद है कि इस बार KGF में रॉकी भाई कुछ ऐसा ही साइबर फ्रॉड करते नजर आएंगे। ये इतनी बड़ी चोरी थी कि इसको गिनीज बुक ऑफ वर्ल्ड रिकॉर्ड में भी शामिल किया गया। ब्राजील के फोर्टलेजा में अपराध आम बात। शहर के बीच में विशाल बिल्डिंग है जिसे सेंट्रल बैंक ऑफ ब्राजील कहते हैं। ये वो बिल्डिंग है जो ब्राजील की इकोनॉमी को कंट्रोल करती है। 8 अगस्त 2005 को सुबह पुलिस स्टेशन में एक कॉल आता है और उन्हें खबर मिलती है कि फोर्टलेजा बैंक में चोरी हो गई है। ब्राजील पुलिस तुरंत बैंक की तरफ भागती है।
और बैंक के माहौल को देखकर सन रह जाती है, क्योंकि ये कोई छोटी मोटी चोरी नहीं थी। पुलिस ये सोचने लगती है कि अगर बैंक के वॉल्ट को तोड़कर ये चोरी की गई है तो बैंक के अलार्म काम क्यों नहीं किए। ब्राजील के सबसे बड़े बैंक में इतनी सिक्योरिटी होने के बाद भी इतनी बड़ी चोरी कैसे हो गई। उस समय बैंक पैसों से भरा था, क्योंकि सरकार पुराने नोटों के बदले नए नोट बना रही थी, लेकिन बैंक की तरफ से ना ही पुराने नोटों का कोई रिकॉर्ड रखा जा रहा था और ना ही उनके सीरियल नंबर नोट किए जा रहे थे। और शायद चोरों को ये बात पता थी, क्योंकि उन्होंने बैंक के केवल पुराने नोट ही चुराए थे, जो करीब 3 अरब 15 करोड़ रुपए के थे। भले ये चोरी अगस्त में की गई हो, लेकिन चोरों का एक गैंग 5 महीने पहले यानी कि मार्च से ही चोरी की प्लानिंग करने लगे थे। इस प्लान का मास्टरमाइंड था लुइस फर्नांडो रिबेरो, जिसने जर्मन के एक क्रिमिनल एल्माओ को अपना प्लान का हिस्सा बनाया। एल्माओ एक बहुत बड़ा क्रिमिनल था, जिसके बड़े बड़े पॉलिटिकल कनेक्शंस थे। एल्माओ सेंट्रल बैंक को लूटने के प्लान में लग गया। उसका काम था जमीन के नीचे एक टनल बनाना, जिसके लिए उसने करीब 25 लोगों का एक ग्रुप बनाया। ग्रुप का हर एक मेंबर अपने अपने काम में माहिर था। कोई इंजीनियर था जिसने कि वॉल्ट तक के रास्ते का मैप बनाया था, तो कोई खुदाई में और कुछ मैथमेटिक्स में एक्सपर्ट थे। उन्होंने पहले ही एक सिक्योरिटी गार्ड को अपने प्लान में शामिल कर लिया था। वो सिक्योरिटी गार्ड सेंट्रल बैंक के सिक्योरिटी का हिस्सा था। उसने एल्माओ को सेंट्रल बैंक के सिक्योरिटी की पूरी जानकारी दी। उसने उसे बताया कि सेंसर, सिक्योरिटी और कैमरास कहाँ लगे हुए हैं। जिसके बाद एल्माओ ने सबसे पहले बैंक के पास एक पुराने रेजिडेंशियल हाउस को किराए पर लिया और फिर उसने अपने ग्रुप के लोगों को भी उसी घर में बुला लिया और वो चोर बैंक तक पहुंचने के लिए जमीन के 13 मीटर नीचे एक टनल का निर्माण करने लगे। उन्होंने इसलिए प्लांट का बिजनेस खोला था ताकि लोगों को लगे कि ये मिट्टी बेचने के लिए मंगाई गई है, बल्कि असलियत तो ये थी कि वो मिट्टी टनल के अंदर से निकल रही थी। इसी के साथ ही जिस घर में वो रह रहे थे उसमें उनके फिंगरप्रिंट्स ना आए, इसलिए उन्होंने घर के दीवारों पर जले हुए चूने को लगा दिया। चोरों ने अपनी शॉप के लिए एक सिक्योरिटी रखा था, जो कि ब्राजील का एक जाना माना सिक्योरिटी गार्ड है और वो उनकी शॉप को प्रमोट भी करता था। लेकिन धीरे धीरे उस सिक्योरिटी गार्ड को शक होने लगा कि आखिर इतनी मिट्टी आती कहाँ से है। वो चोरों से पूछता भी है कि आखिर वो इतनी मिट्टी कहाँ से लाते हैं, लेकिन चोर उसकी बात को मजाक में टाल देते हैं। तो क्या सिक्योरिटी गार्ड चोरों की इस साजिश को पता लगा पाएगा? जानने के लिए देखिए हमारी अगली वीडियो। और इसी तरह की स्टोरी होने वाली है KGF 3 की। पैसों के दम पर दुनिया की नाक में दम करने वाला दाऊद इब्राहिम शुरू से ही ऐसा नहीं था। दाऊद एक बहुत ही गरीब परिवार से था, इसलिए उसे हमेशा अपने जरूरतों को मारना पड़ता था। उसका परिवार इतना गरीब था कि वो एक समय की रोटी के लिए भी मोहताज हुआ करता था और इसी गरीबी के चलते उसे ऐसा रास्ता अपनाना पड़ा जिसे आज उसे दुनिया भर की पुलिस ढूंढ रही है। वैसे तो बचपन में वो बड़ा शांत स्वभाव का था, लेकिन जैसे जैसे वो बड़ा हुआ उसे चोरी, धोखाधड़ी और डकैती करना शुरू कर दिया और वो एक गैंगस्टर और डॉन बाशु दादा के गृहों में शामिल हो गया और उसने बहुत सारे लीगल बिजनेस करने शुरू कर दिए, जैसे कि सोने की तस्करी, रियल एस्टेट, जबरन वसूली और ड्रग्स की लीगल सप्लाई। लोग उसे डोंगरी का राजा कहते थे। वो 1986 में भारत छोड़कर दुबई भाग गया था और तब से भारत की सरकार उसे ढूंढ रही है। उसे इंडियन गवर्नमेंट द्वारा 1993 के मुंबई हमलों के मास्टरमाइंड घोषित कर दिया गया है। दाऊद ने अपने जीवन में बहुत सारे लीगल बिजनेस किए हैं, जैसे ड्रग्स की सप्लाई। उसने 2018 के मुंबई हमलों में केमिकल्स की सप्लाई की थी। दाऊद ने न जाने कितने ही मर्डर्स किए हैं और इतना कुछ करने के बाद भी भारत सरकार उसे अभी तक पकड़ पाने में असफल रही है। न जाने वो आगे और कितना अपराध करेगा और आगे चलकर कितने मासूमों को अपना शिकार बनाएगा। ऐसे ही एक गैंगस्टर की कहानी लेकर आ रहे हैं विजय किरागंडूर अपनी अगली फिल्म KGF 3 में, जिसमें एक गैंगस्टर गोल्ड की इलीगल स्मगलिंग करके एक बहुत बड़ा कारोबार खड़ा कर लेता है। बहुत जल्द मेकर्स इस हिट फ्रेंचाइजी का 3rd पार्ट भी लाने वाले हैं, जिसके लिए ऑडियंस में काफी क्रेज देखने को मिल रहा था। तो पार्ट 3 की स्टोरी जानने के लिए बने रहिए हमारे साथ, क्योंकि सालार का सारा गैर कानूनी काम और इल्लीगल बिजनेस सब रॉकी के नाम से ही चलते थे और इसी वजह से रॉकी पर नजर पड़ी फॉरेन के एक बड़े माफिया गैंग की, जिसने सबसे पहले तो रॉकी को फोन करके ये खबर पहुंचाई कि उसके बिजनेस की वजह से उन्हें काफी दिक्कत हो रही है, जिसे उसे सुधारना होगा। अभी पहली बार था कि रॉकी को किसी ने बिजनेस के लिए टोका था, तो वो सीधे सालार को फोन करता है और कहता है, मैंने तुझे वहाँ अपने बिजनेस को बढ़ाने को भेजा था, लेकिन बिजनेस किस दिशा में बढ़ेगा और किस हद तक पहुँचेगा ये भी ध्यान तुझे ही रखना है। खबर है कि किसी अंडरवर्ल्ड माफिया को अपने बिजनेस से तकलीफ हो रही है। अब इसके जवाब में सालार उसे कहता है, पता नहीं भाई, मैं बिजनेस को बड़े लेवल पर संभालता हूँ,
ये छोटे मोटे गुंडों को इससे कोई तकलीफ होती है तो मेरा ध्यान ही नहीं जाता। ये सुनते ही रॉकी उसे सिर्फ एक बात ही कहता है, कभी किसी छोटे मोटे गुंडे को ना अंडर एस्टिमेट मत करना, एक चींटी ही हाथी को पलटने के लिए काफी होती है। और यही इन दोनों की बात खत्म हो जाती है। फिलहाल रॉकी इन सब चीजों पर इतना ध्यान नहीं देता क्योंकि उसे लगता है कि फरहान है, सब कुछ संभाल लेगा। लेकिन सच्चाई तो कुछ और ही थी। वहाँ फरहान अब सालार बन चुका था और उसे अपने नाम को एक ब्रांड बनाना था, जिसके लिए वो एक तीर से दो निशाने लगाना चाहता था, जिसमें पहला निशाना था दुनिया के ज्यादा से ज्यादा हथियार और गोल्ड का बिजनेस अपने हाथ में लेना, और दूसरा था रॉकी। असल में वो ये सब बिजनेस अपने नाम से भी चला सकता था क्योंकि उसे नाम ही तो चाहिए था। लेकिन रॉकी की तरह उसके भी कुछ उसूल थे जो उसे किसी फेंकी हुई चीज को उठाने से इनकार करते थे। इसीलिए सालार ने प्लान बनाया अंडरवर्ल्ड माफिया से रॉकी को मरवाने का। वो बदले में उन्हें रॉकी का आधा बिजनेस दे देता और उसे अंडरवर्ल्ड में सिर्फ एक नाम चाहिए था, अंडरवर्ल्ड पर राज करने वाला और रॉकी को मारने वाला सालार। लेकिन इसके साथ ही वो अपना दूसरा तीर चला रहा था खुद माफिया गैंग पर, जो एक तरह फिर रॉकी को मारेगी और सालार द्वारा रॉकी की सेना भड़काएगी और उन्हें खत्म कर देगी। यहाँ से केजीएफ भी उसकी और अंडरवर्ल्ड भी। लेकिन अब क्या वो अपने इन सपनों को पूरा कर पाएगा? क्या रॉकी को मारना सच में इतना होगा आसान? अब सवाल तो वेल दोस्तों बहुत सारे हैं। आई एम श्योर मेरी तरह आप लोग भी बहुत क्यूरियस होंगे कि आगे क्या होगा। केजीएफ फिल्म सीरीज को प्रशांत नील ने लिखा और डायरेक्ट किया है। केजीएफ फ्रेंचाइजी के प्रोड्यूसर विजय ने इस बात को कंफर्म किया है कि केजीएफ चैप्टर 3 साल 2024 में रिलीज होने वाली है। आज हम बात करने वाले हैं केजीएफ चैप्टर 3 के बारे में। जी हाँ, उसी फिल्म के सीक्वल के बारे में जिसके बारे में सुनकर या जिसे देखकर हर किसी को गूज़बम्स आना तो पक्का है। जब से इस फिल्म के डायरेक्टर प्रशांत नील ने केजीएफ चैप्टर 3 को अनाउंस किया है, तब से ही इसके फैंस काफी ज्यादा एक्साइटेड है और इसी वजह से इसकी स्टोरी लाइन को लेकर काफी थ्योरीज भी देखने को मिल रही है। इसी क्रम में हम भी आपके लिए रॉकी भाई डूबने से कैसे बचे ऐसे रिलेटेड थ्योरीज को लाए हैं। तो चलिए जानते हैं क्या है वो थ्योरी। जैसा कि हम सब जानते हैं कि केजीएफ चैप्टर 2 में रॉकी यानी यश प्राइम मिनिस्टर रमिका सेन यानी रवीना टंडन से मिलने दिल्ली प्राइम मिनिस्टर्स ऑफिस में जाता है। वहां पर जब रॉकी पीएम से मिलने की अपॉइंटमेंट मांगता है तो उसे वेट करने के लिए बोला जाता है। जब रॉकी वेटिंग एरिया में वेट कर रहा होता है तब उससे एक फॉरेनर अपने आप को जिमी कार्टर के नाम से इंट्रोड्यूस करता है। जिमी अपने आप को एक अमेरिकन कंपनी का सीईओ बताता है, जिसके बाद रॉकी भी अपने आप को इंडिया का सीईओ बताता है। प्राइम मिनिस्टर से मीटिंग करने के बाद रॉकी जिमी कार्टर के साथ भी मीटिंग करता है ताकि वो दूसरी कंट्रीज में भी अपना बिजनेस फैला सके। इसी के साथ मीटिंग करने पर रॉकी को पता चलता है कि जिमी कार्टर एक बहुत बड़ा बिजनेसमैन होने के साथ साथ एक बहुत बड़ा पॉलिटिशियन भी है। जिमी रॉकी को बताता है कि वो जॉर्जिया स्टेट का गवर्नर है और वो अब यूनाइटेड स्टेट ऑफ अमेरिका के प्रेसिडेंट के इलेक्शंस भी लड़ने वाला है। रॉकी जिमी को उसके प्रेसिडेंशियल इलेक्शन को फंड करने का ऑफर देता है। इसी के साथ जिमी पूछता है कि उसे इसके बदले में क्या चाहिए। रॉकी कहता है कि अगर जिमी यूएसए का प्रेसिडेंट बन जाता है तो वो यूएसए में उसका बिजनेस फैलाने में मदद करेगा। थोड़ा सोचने के बाद जिमी इस बात के लिए मान जाता है। हम देखते हैं कि रॉकी साल 1976 में जिमी के इलेक्शन कैंपेन को फंड करता है, जिसके बाद जिमी कार्टर यूएसए के प्रेसिडेंशियल इलेक्शंस जीत जाता है और 20 जनवरी 1977 को यूएसए के 39th प्रेसिडेंट के तौर पर पदभार संभालता है। डील के मुताबिक जिमी रॉकी को यूएसए में उसका बिजनेस फैलाने में मदद करता है। बिजनेस की आड़ में और प्रेसिडेंट जिमी कार्टर की मदद से रॉकी अपना सारा गोल्ड धीरे धीरे यूएसए पहुंचाने लगता है और इसी के साथ इंडिया में वो नकली गोल्ड को स्टॉक करने लगता है और इसी के साथ ये थ्योरी यहीं पर एंड होती है। फिर दोस्तों क्या लगता है आपको, क्या होगा आगे? केजीएफ सीरीज जिसे ऑडियंस ने इतना प्यार दिया कि इसने बॉक्स ऑफिस पर सारे रिकॉर्ड तोड़ के रख दिए और अब सबको इसके थर्ड पार्ट यानी कि चैप्टर 3 का इंतजार है। और इसी इंतजार को देखते हुए आज हम आप लोगों के लिए लेकर आए हैं
KGF चैप्टर 3 की फैन थ्योरी। मैंने आपको अपनी पिछली वीडियो में बताया था कि रामिका सेन आनंद के खिलाफ सर्च वारंट इशू कर देती है और आनंद को CBI गिरफ्तार करके हेडक्वार्टर ले जाती है और उससे रॉकी के बारे में पूछती है। लेकिन आनंद रॉकी के बारे में कुछ भी नहीं बताता है। वो बस इतना कह देता है कि आप लोगों ने उसे मार दिया, लेकिन वह अभी भी जिंदा है लोगों के दिलों में। जब यह पूछताछ चल रही होती है तब इनायत खलील बहुत सारा गोल्ड KGF में रॉकी की मां की कब्र के नीचे दफना देता है और वहां से चला जाता है। अब इसके आगे की स्टोरी में क्या होगा ये मैं आपको आज बताऊंगी। अब प्राइम मिनिस्टर रामिका सेन को ये समझ में नहीं आ रहा होता है कि दुबई का माफिया डॉन इनायत खलील इतना सारा सोना कहां से लेकर आया था। अब क्योंकि KGF में पहुंचे इतने सारे गोल्ड का कोई लीगल रिकॉर्ड नहीं होता है, इसलिए रामिका सेन इंडियन आर्मी को KGF और गोल्ड की प्रोटेक्शन तब तक करने की ऑर्डर दे देती है जब तक इस गोल्ड के सीक्रेट और रॉकी के बारे में पता नहीं चल जाता। दूसरी तरफ कोई सबूत ना मिलने के कारण आनंद को भी CBI की कैद से रिहा कर दिया जाता है। तभी रामिका सेन को एक और खबर मिलती है कि इंडोनेशियन नेवी इंडियन ओशन की 20,000 फीट की गहराइयों में पहुंच तो गई है, लेकिन इंडियन नेवी और इंडोनेशियन नेवी को ना तो कोई गोल्ड मिला है और ना ही रॉकी। असल में रॉकी ने साल 1978 से 81 के बीच गोल्ड को पूरी दुनिया में एक्सपोर्ट करना शुरू कर दिया था, जिस वजह से बहुत से इंटरनेशनल बिजनेसमैन और माफिया डॉन्स रॉकी के खिलाफ हो गए थे। रॉकी ने उन सभी माफिया डॉन्स को मार दिया जो रॉकी के खिलाफ आवाज उठा रहे थे, और जिन इंटरनेशनल माफिया डॉन्स ने रॉकी के आगे सरेंडर कर दिया था उन्हें रॉकी ने अपने लिए काम पर रख लिया। इसलिए दुबई का इनायत खलील भी अब रॉकी के लिए काम करता है। रॉकी ने इंडोनेशिया के एक माफिया डॉन को मारकर वहां की गोल्ड माइन पर कब्जा कर लिया था। इंडोनेशिया की गोल्ड माइन का सारा गोल्ड रॉकी का था, लेकिन यूनाइटेड स्टेट्स को भी अब रॉकी के बारे में पता चल चुका था, इसलिए रॉकी के खिलाफ CIA ने सर्च वारंट इशू कर दिया। रॉकी ने देखते ही देखते पूरी दुनिया के गोल्ड बिजनेस पर कब्जा कर लिया था। जब रॉकी इंडियन ओशन में अपना शिप लेकर उतर रहा था, उसके पास सिर्फ KGF का ही गोल्ड नहीं बल्कि पूरी दुनिया का गोल्ड था। इसके आगे की कहानी हमें चैप्टर 4 में दिखेगी। तब तक आप हमें ये जरूर बताइए कि आपको ये कहानी कैसे लगी। जल्दी रिलीज होने वाली बड़ी फिल्म KGF 3 की कहानी कुछ इस कदर आगे बढ़ सकती है। तो दोस्तों, हमने KGF के चैप्टर 2 में देखा कि आखिर किस तरह रॉकी भाई इंडियन ओशन के बीच में जाकर वहां अपना सारा सोना लेकर डुबकी लगा लेते हैं और रामिका सेन देखती ही रह जाती है। सबको लगता है कि KGF में रॉकी की मौत हो चुकी है, लेकिन एक्चुअल में ऐसा नहीं होता। अब कहानी ऐसे आगे बढ़ती है कि जब सबको लग रहा है कि उसकी मौत हो चुकी है तो उसके दुश्मन खुशी मनाने लगते हैं, लेकिन वही रामिका सेन एक पल को हैरान रह जाती है, क्योंकि भले ही वो रॉकी की सबसे बड़ी दुश्मन थी, लेकिन असल में वो भी जानती थी कि रॉकी जैसा हार्ड वर्किंग कोई भी नहीं है और वो इस देश का भला ही चाहता है, लेकिन रॉकी को सपोर्ट करना उसके प्रधानमंत्री वाले उसूलों के खिलाफ था। अब जिस दिन रॉकी की मौत होती है उसी रात रामिका वहीं इंडियन ओशन के पास जाती है और देखती है कि आखिर रॉकी गया कहाँ। वो अपने एक साथी को भी वहाँ लेकर आती है जिस पर उसे पूरा भरोसा होता है। वो दोनों मिलकर रॉकी को ओशन के पास ढूंढने लगते हैं, लेकिन वो कहीं नहीं मिलता। तभी उसके साथी को रॉकी एक चट्टान के पास पड़ा दिखता है। रामिका सेन रॉकी को देखकर हैरान हो जाती है। वो सोचती है कि आखिर ये यहाँ कैसे आया। फिर वो देखती है कि वहाँ एक मछुआरों का झुंड जा रहा होता है और वो उनसे इसके बारे में पूछती है। तब वो जवाब देते हैं, हाँ, हमने ही इसे यहाँ छोड़ा है, बनने चला था लेकिन लहरों के साथ बहकर यहाँ आ गया, हमें नहीं लगता इसमें कोई जान बची है। तभी रामिका सेन का साथी कहता है, मैडम, इसकी तो सांसें चल रही हैं। रामिका सेन हैरान हो जाती है और कहती है, जल्दी से हॉस्पिटल लेकर चलो। रामिका सेन का साथी और मछुआरे काफी मुश्किल से रॉकी को सबसे नजदीकी हॉस्पिटल लेकर जाते हैं। वहां जाते ही रॉकी को इमरजेंसी में भर्ती करा लिया जाता है और कुछ देर अंदर रहने के बाद डॉक्टर्स बाहर आते हैं और बताते हैं,
देखिए काफी देर हो चुकी है और इनका ब्लड लॉस बहुत हो चुका है। सांसें चल रही हैं लेकिन ब्रेन में कोई सेंसेशन नहीं है। हम पूरी कोशिश करेंगे लेकिन आपको झूठी तसल्ली नहीं देना चाहते। आई होप यू अंडरस्टैंड। रेबेका सेन ये सुनकर वहाँ बस बिना किसी सेंसेशन के खड़ी रहती है। पता नहीं वो वहाँ खड़े हुए क्या सोच रही थी। और वहीं दूसरी तरफ रॉकी का अंदर बुरा हाल था। तो दोस्तों, क्या आपको लगता है कि रॉकी ठीक हो पाएगा? और अगर हुआ भी तो क्या पूरी तरह से कम बैक करने लायक होगा? जानने के लिए आपको करना होगा थोड़ा इंतजार। आज के लिए इतना ही। ऐसी ही और इंटरेस्टिंग अपडेट्स के लिए जुड़े रहिए हमारे साथ। नमस्कार दोस्तों, आप देख रहे हैं आपका अपना फेवरेट और पसंदीदा चैनल बॉलीग्राड स्टूडियोज। दोस्तों, आपको बताते चलें कि सन 1993 के मुंबई बम धमाकों के बाद से आतंक का चेहरा बना मुंबई का ये डॉन भारत की मोस्ट वांटेड लिस्ट में टॉप पर है। मुंबई की सबसे बड़ी आतंकी वारदात में 257 लोगों की मौत हुई थी और करीब 800 लोग घायल हुए थे, जिसका मास्टरमाइंड था अंडरवर्ल्ड डॉन दाऊद इब्राहिम। 1980 और 90 के दशक में बॉम्बे अंडरवर्ल्ड के बेताज बादशाह रहे इस डॉन को भारत की पुलिस और कई एजेंसियां आज भी ढूंढ रही हैं। इसके पीछे इंटरपोल की पुलिस लगी हुई है और उसके खिलाफ रेड कॉर्नर नोटिस भी जारी किया जा चुका है। रेड कॉर्नर नोटिस वही है जो देश से भागे हुए आपराधिक गतिविधियों में शामिल व्यक्ति के बारे में पता लगाने के लिए जारी किया जाता है। रेड नोटिस अंतर्राष्ट्रीय गिरफ्तारी का वारंट नहीं होता है। जब किसी व्यक्ति के ऊपर रेड नोटिस जारी किया जाता है ना, तो समझ लीजिए कि उस व्यक्ति ने देश में कोई गंभीर अपराध किया है, यानी वो दोषी है। वहीं अरेस्ट वारंट से रेड कॉर्नर नोटिस अलग होता है। दोस्तों, दाऊद इब्राहिम का जन्म 27 दिसंबर 1955 को महाराष्ट्र के रत्नागिरी गांव में हुआ था। उसका पूरा नाम शेख दाऊद इब्राहिम कासकर है। दोस्तों, आपको बता दें कि उसके पिता शेख इब्राहिम अली कासकर मुंबई पुलिस में हवलदार थे। परिवार बड़ा था, इसीलिए उन्हें खर्चे चलाने में दिक्कत होती थी। स्कूल में पढ़ाई के दौरान बुरी सोबत में पड़े दाऊद ने चोरी, डकैती और तस्करी शुरू कर दी। इससे परेशान होकर घर वालों ने उसकी शादी बीना जरीना नाम की लड़की से कर दी, लेकिन वो जुर्म की दुनिया में आगे ही बढ़ता जा रहा था। आपको बता दें कि दाऊद ने एक बिजनेसमैन को लूटकर जुर्म की दुनिया में कदम रखा। फिर इसके लिए उसे जेल भी जाना पड़ा था। उसके पिता को इस बात का पता चला तो उन्होंने दाऊद को घर से ही निकाल दिया था। दोस्तों, घर से निकाले जाने के बाद दाऊद मुंबई के उस समय के डॉन करीम लाला के गैंग में शामिल हो गया। करीम लाला से जुर्म की दुनिया के सारे पैतरे सीखने के बाद दाऊद ने अपने भाई साबिर के साथ अलग गैंग बना लिया। 1980 के दशक में मुंबई में हाजी मस्तान और करीम लाला का राज था। दाऊद ने धीरे धीरे इन दोनों को पीछे छोड़ दिया। मीडिया ने उसके गैंग का नाम दिया डी कंपनी। दोस्तों, ऐसे ही किसी डॉन और टॉप 10 अपराधी की लिस्ट KGF 3 की कहानी में शामिल हो सकती है कि नहीं? आप अपनी राय हमें कमेंट सेक्शन में जरूर बताइए। से करोड़ों तक। यूं तो हमने ऐसे कई बिजनेसमैन और ऐसे कई लोगों की कहानियां तो सुनी जो कि छोटे शहरों से लेकर अपने आप को करोड़पति के दर्जे तक ले गए, लेकिन अगर एक ऐसे आदमी के बारे में जाना जाए जो कि काफी ज्यादा अजीब माना जाता था, तो एक ही आदमी का नाम सबके सामने आता है। जी हाँ, हम बात कर रहे हैं टिमोथी डेक्स्टर की। अमेरिका में 18वीं सदी में टिमोथी डेक्स्टर नाम का एक ऐसा बिजनेसमैन था जिसने कई ऐसी डील की जो कि काफी ज्यादा आम डील मानी जाती थी, लेकिन इसके बाद भी उसको काफी ज्यादा फायदा हुआ। बचपन से ही टिमोथी डेक्स्टर अपने आप को काफी ज्यादा माहिर और लेजेंडरी समझा करता था।
उसने 8 साल की उम्र में स्कूल छोड़ दिया और ये फैसला किया कि वो कारोबार में हिस्सा लेकर पैसा कमाएगा। अपनी शुरुआत करने के लिए उसने कोयले का साथ लिया। जी हाँ, डेक्स्टर अपने शहर में कोयला बेचा करता था, जहाँ शुरुआत में कोयला बेचकर उसे फायदा तो होता था, लेकिन कोई बहुत ज्यादा कमाई नहीं होती थी। उसके बाद उसने रजाई बेचनी शुरू कर दिया। ऐसी छोटी छोटी चीजों को बेचना शुरू करने के बाद उसने खूब दौलत कमाई। वो एक अनपढ़ आदमी से करोड़पति बन बैठा। जैसे ही उसके आसपास के लोगों को ये पता चला कि वाकई में ऐसी छोटी छोटी चीजों को बेचकर कितना ज्यादा पैसा कमाता है, तो उन्होंने उसे हराने की कोशिश की। जी हाँ, इन सभी लोगों ने मिलकर टिमोथी डेक्स्टर को काफी ज्यादा बुरे आइडियाज दिए, जिसमें कि ऐसे चीजों पर पैसा लगाने के लिए कहा जो कि उसको काफी ज्यादा नुकसान करवाती। ऐसे ही बुरी सलाह देने के बाद उन्हें लगा कि डेक्स्टर अपने सारे पैसे लौटा देगा और उस शहर को छोड़कर कहीं और चला जाएगा। किसी ने उसे कहा कि वो खाना बनाने के बर्तनों को खरीदे और उन्हें बेचना शुरू करे। ऐसा कहने पर उसने 40,000 ऐसे बर्तनों को खरीद लिया और बेचना शुरू किया। सभी को ऐसा लगा कि ऐसी बेवकूफी चाल के बाद टिमोथी डेक्स्टर धीरे धीरे अपने सारे पैसे लुटा देगा, लेकिन हुआ एकदम उल्टा। लोगों ने डेक्स्टर से बड़े बड़े दामों पर ये सारे बर्तन खरीदे हैं और उसका नाम और उसकी दौलत बढ़ती ही गई। सभी को ये लगने लगा कि डेक्स्टर एक पागल इंसान है, लेकिन वाकई में उसे बिजनेस करना आता था और वो छोटे से छोटे सामान को बेचने में भी शर्म नहीं करता था। कुछ ऐसे ही उसने एक छोटे से किसान के परिवार से लेकर अपने आप को न्यूपोर्ट शहर का शहंशाह बना दिया। क्या KGF 3 में भी कुछ ऐसा देखने को मिलेगा? क्या रॉकी ने ली जिम्मी कार्टर से मदद? क्या देखने को मिल सकता है KGF चैप्टर 3 में? KGF चैप्टर 3 टॉलीवुड की अपकमिंग क्राइम एक्शन फिल्म होने वाली है। ये फिल्म KGF फिल्म सीरीज की 3rd फिल्म होने वाली है। इस फिल्म के 2 प्रीक्वल्स KGF चैप्टर 1 साल 2018 में और KGF चैप्टर 2 साल 2022 में रिलीज हुए थे। इस फिल्म में मेन लीड रॉकी का कैरेक्टर पैन इंडिया सुपरस्टार यश ने प्ले किया था। KGF फिल्म सीरीज को प्रशांत नील ने लिखा और डायरेक्ट किया है। KGF फ्रेंचाइजी के प्रोड्यूसर विजय ने इस बात को कंफर्म किया है कि KGF चैप्टर 3 साल 2024 में रिलीज होने वाली है। आज हम बात करने वाले हैं KGF चैप्टर 3 के बारे में। जी हाँ, उसी फिल्म के सीक्वल के बारे में जिसके बारे में सुनकर या जिसे देखकर हर किसी को गूज बम्स आना तो पक्का है। जब से इस फिल्म के डायरेक्टर प्रशांत नील ने KGF चैप्टर 3 को अनाउंस किया है, तब से ही इसके फैंस काफी ज्यादा एक्साइटेड है और इसी वजह से इसकी स्टोरी लाइन को लेकर काफी थ्योरीज भी देखने को मिल रही है। इसी क्रम में हम भी आपके लिए रॉकी भाई डूबने से कैसे बचे ऐसे रिलेटेड थ्योरीज को लाए हैं। तो चलिए जानते हैं क्या है वो थ्योरी। जैसा कि हम सब जानते हैं कि KGF चैप्टर 2 में रॉकी यानी यश प्राइम मिनिस्टर रमिका सेन यानी रवीना टंडन से मिलने दिल्ली प्राइम मिनिस्टर्स ऑफिस में जाता है। वहां पर जब रॉकी PM से मिलने की अपॉइंटमेंट मांगता है तो उसे वेट करने के लिए बोला जाता है। जब रॉकी वेटिंग एरिया में वेट कर रहा होता है, तब उससे एक फॉरेनर अपने आप को जिम्मी कार्टर के नाम से इंट्रोड्यूस करता है। जिम्मी अपने आप को एक अमेरिकन कंपनी का CEO बताता है, जिसके बाद रॉकी भी अपने आप को इंडिया का CEO बताता है। प्राइम मिनिस्टर से मीटिंग करने के बाद रॉकी जिम्मी कार्टर के साथ भी मीटिंग करता है ताकि वो दूसरी कंट्रीज में भी अपना बिजनेस फैला सके। इसी के साथ मीटिंग करने पर रॉकी को पता चलता है कि जिम्मी कार्टर एक बहुत बड़ा बिजनेसमैन होने के साथ साथ एक बहुत बड़ा पॉलिटिशियन भी है। जिम्मी रॉकी को बताता है कि वो जॉर्जिया स्टेट का गवर्नर है और वो अब यूनाइटेड स्टेट ऑफ अमेरिका के प्रेसिडेंट के इलेक्शंस भी लड़ने वाला है। रॉकी जिम्मी को उसके प्रेसिडेंशियल इलेक्शन को फंड करने का ऑफर देता है। इसी के साथ जिम्मी पूछता है कि उसे इसके बदले में क्या चाहिए। रॉकी कहता है कि अगर जिम्मी USA का प्रेसिडेंट बन जाता है तो वो USA में उसका बिजनेस फैलाने में मदद करेगा। थोड़ा सोचने के बाद जिम्मी इस बात के लिए मान जाता है।
हम देखते हैं कि रॉकी साल 1976 में जिमी के इलेक्शन कैंपेन को फंड करता है, जिसके बाद जिमी कार्टर यूएसए के प्रेसिडेंशियल इलेक्शंस जीत जाता है और 20 जनवरी 1977 को यूएसए के 39th प्रेसिडेंट के तौर पर पदभार संभालता है। डील के मुताबिक जिमी रॉकी को यूएसए में उसका बिजनेस फैलाने में मदद करता है। बिजनेस की आड़ में और प्रेसिडेंट जिमी कार्टर की मदद से रॉकी अपना सारा गोल्ड धीरे धीरे यूएसए पहुंचाने लगता है और इसी के साथ इंडिया में वो नकली गोल्ड को स्टॉक करने लगता है और इसी के साथ ये थ्योरी यहीं पर एंड होती है। किसे पता था अफगानिस्तान के गांव में जन्मा साधारण सा एक लड़का आगे जाके मुंबई का माफिया डॉन बनेगा। जी हाँ, आज की कहानी है करीम लाला के बारे में। करीम लाला के बचपन का नाम करीम शेख था। करीम लाला 1920 के दशक में अफगानिस्तान से मुंबई आया। वो बहुत गरीब परिवार से था। मुंबई में उनका परिवार साउथ बॉम्बे के सबसे घनी आबादी वाले इलाके भिंडी बाजार के पास बस गया। शायद मुंबई आने के पहले उसे खुद भी नहीं पता था कि वो एक गैंगस्टर बन जाएगा, लेकिन यहाँ की चकाचौंध ने एक मामूली इंसान को गैंगस्टर में तब्दील कर दिया और मुंबई आने के बाद उसका गैंगस्टर करियर शुरू हुआ। जतिया पश्तून के एक गिरोह में शामिल हो गया, जिसमें मारवाड़ी और गुजराती जमींदारों और व्यापारियों के लिए इल्लीगल वसूली एजेंट के रूप में करने लगा और यहीं से उसका करीम शेख से करीम लाला बनने का सफर शुरू हो गया। लाला ने जल्द ही पठान गैंग का चीफ बनने के लिए अपने काम का दायरा बढ़ा दिया और अब वो कॉन्ट्रैक्ट किलिंग, किडनैपिंग और जबरन वसूली भी करने लगा और धीरे धीरे वो अपने काम में परफेक्ट हो गया और उसका व्यापार बढ़ता गया। लेकिन इससे उसके साथ ही मस्तान और वरदराजन जलने लगे और उनके बीच विनाश की लड़ाई शुरू हो गई। फिर तीनों ने साथ मिलकर अपने काम और स्थान का विभाजन किया। अपने समय में लाला के संबंध बॉलीवुड सेलिब्रिटी से काफी अच्छे थे। वो अक्सर बड़ी हस्तियों को ईद और पार्टियों में बुलाया करता था। 1970 से लेकर 1980 के दशक में बॉलीवुड सेलिब्रिटीज उसके संबंध बढ़ने लगे थे। करीम लाला के बहुत इलीगल बिजनेस थे, पर अपने साथियों की तुलना में उसका जीवन काफी सादगी भरा था, लेकिन फिर भी बिजनेस में उसकी बराबरी कोई नहीं कर सकता। इतने बड़े बड़े इलीगल बिजनेसेस करने के बाद भी भारत की सरकार उसे कभी पकड़ नहीं सकी। ऐसे ही एक गैंगस्टर की कहानी लेकर आ रहे हैं केजीएफ के मेकर्स केजीएफ 3 में, जिसमें गैंगस्टर गोल्ड की इलीगल स्मगलिंग करके एक बहुत बड़ा कारोबार खड़ा कर लेता है। अंडरवर्ल्ड एक ऐसी दुनिया है जहां पर अपना नाम बनाना कोई भी आसान काम नहीं है, लेकिन अगर आपके अंदर इतना जज्बा है कि आप अपने और अपने गैंग के सभी साथियों का ख्याल रख सकते हैं और साथ ही में अपना डर अपने आसपास के सभी लोगों में बरकरार रख सकते हैं, तो आपसे बड़ा गैंगस्टर कोई नहीं बन सकता। यूं तो हमने काफी ज्यादा कम ही लेडी गैंगस्टर के बारे में सुना है, वही ये लेडी गैंगस्टर अक्सर किसी न किसी बड़े डॉन या फिर किसी बड़े गैंगस्टर की कोई रिश्तेदार होती है, जिसने मुश्किलों के समय में अपने गैंग की रखवाली करने के लिए अंडरवर्ल्ड का सहारा लिया। लेकिन शिल्पा जावेरी के साथ कुछ ऐसा नहीं हुआ। शिल्पा जावेरी एक ऐसी गैंगस्टर थी जो अपनी मर्जी से अंडरवर्ल्ड का हिस्सा बनी और जिसने ये साबित कर दिखाया कि वो अपने गैंग के सभी मेंबर्स के लिए ही नहीं बल्कि एक से बढ़कर एक बड़े डॉन के लिए हमेशा तैयार है और उनकी हर तरह से मदद कर सकती है। जी हाँ, शिल्पा खूंखार गैंगस्टर समद खान की काफी अच्छी दोस्त हुआ करती थी। यूं तो शिल्पा किस किस जुर्म के पीछे थी ये आज तक पता नहीं चला,
लेकिन ये बात सब जानते थे कि जब भी उनकी किसी दोस्त या किसी भी साथी को किसी तरह की मदद की जरूरत होती थी तो शिल्पा अपनी पूरी कोशिश करती थी कि वो अपने गैंग के सभी लोगों की मदद कर सके। कई बार उनके काफी साथियों को उन्होंने पैसे से और कई क्राइम से मदद करी थी, लेकिन सबसे मशहूर दास्तां है जब उन्होंने अपने ही दोस्त समद खान के लिए एक ऐसा जोखिम उठाया जहां वो पुलिस की आंखों के सामने से इतने बड़े डॉन को फरार कर ले गई। हुआ ये कि समद खान काफी समय से पुलिस की पकड़ में था और जब उसको रिहा किया गया तो शिल्पा ने उसे कार में बिठाकर फरार कर दिया। कहानी में ट्विस्ट तब आता है जब ये पता चलता है कि दरअसल समद खान जब रिहा हुआ तो पुलिस उसे एक दूसरे मामले के लिए अरेस्ट करने के लिए तैयार थी और उसे फिर से जेल भेजने की फिराक में थी। रिहाई के वक्त जब शिल्पा ने अपनी गाड़ी में उसे बिठाया तो रोड के दूसरी तरफ पुलिस उस पर नजर गड़ाए बैठी थी, लेकिन उतने में शिल्पा ने तेज रफ्तार कार ने एंट्री और समद को लेकर फुर हो गई। समद खान एक ऐसा गैंगस्टर था जो कि मशहूर डॉन करीम लाला का भतीजा था। ऐसे में शिल्पा जावेरी के करीम लाला के साथ भी काफी अच्छे ताल्लुक रखती थी। कुछ समय बाद समद खान की गोली मारकर हत्या कर दी गई, लेकिन शिल्पा जावेरी का नाम आज भी लोग इस कहानी के लिए जानते हैं। तो क्या लगता है आपको, क्या KGF चैप्टर 3 में हमें कुछ ऐसी ही कहानी देखने को मिल सकती है? अपनी राय हमारे साथ कमेंट सेक्शन में जरूर बांटें और देखते रहिए हमारे चैनल बॉलीग्राज स्टूडियो। क्या रॉकी ने ली जिम्मी कार्टर से मदद? क्या देखने को मिल सकता है KGF चैप्टर 3 में? KGF चैप्टर 3 टॉलीवुड की अपकमिंग क्राइम एक्शन फिल्म होने वाली है। ये फिल्म KGF फिल्म सीरीज की 3rd फिल्म होने वाली है। इस फिल्म के 2 प्रीक्वल्स KGF चैप्टर 1 साल 2018 में और KGF चैप्टर 2 साल 2022 में रिलीज हुए थे। इस फिल्म में मेन लीड रॉकी का कैरेक्टर पैन इंडिया सुपरस्टार यश ने प्ले किया था। KGF फिल्म सीरीज को प्रशांत नील ने लिखा और डायरेक्ट किया है। KGF फ्रेंचाइजी के प्रोड्यूसर विजय ने इस बात को कंफर्म किया है कि KGF चैप्टर 3 साल 2024 में रिलीज होने वाली है। आज हम बात करने वाले हैं KGF चैप्टर 3 के बारे में। जी हाँ, उसी फिल्म के सीक्वल के बारे में जिसके बारे में सुनकर या जिसे देखकर हर किसी को गूज़बम्स आना तो पक्का है। जब से इस फिल्म के डायरेक्टर प्रशांत नील ने KGF चैप्टर 3 को अनाउंस किया है तब से ही इसके फैंस काफी ज्यादा एक्साइटेड है और इसी वजह से इसकी स्टोरी लाइन को लेकर काफी थ्योरीज भी देखने को मिल रही है। इसी क्रम में हम भी आपके लिए रॉकी भाई डूबने से कैसे बचे ऐसे रिलेटेड थ्योरीज को लाए हैं। तो चलिए जानते हैं क्या है वो थ्योरी। जैसा कि हम सब जानते हैं कि KGF चैप्टर 2 में रॉकी यानी यश प्राइम मिनिस्टर रमिका सेन यानी रवीना टंडन से मिलने दिल्ली प्राइम मिनिस्टर्स ऑफिस में जाता है। वहां पर जब रॉकी PM से मिलने की अपॉइंटमेंट मांगता है तो उसे वेट करने के लिए बोला जाता है। जब रॉकी वेटिंग एरिया में वेट कर रहा होता है तब उससे एक फॉरेनर अपने आप को जिम्मी कार्टर के नाम से इंट्रोड्यूस करता है। जिम्मी अपने आप को एक अमेरिकन कंपनी का CEO बताता है, जिसके बाद रॉकी भी अपने आप को इंडिया का CEO बताता है। प्राइम मिनिस्टर से मीटिंग करने के बाद रॉकी जिम्मी कार्टर के साथ भी मीटिंग करता है ताकि वो दूसरी कंट्रीज में भी अपना बिजनेस फैला सके। इसी के साथ मीटिंग करने पर रॉकी को पता चलता है कि जिम्मी कार्टर एक बहुत बड़ा बिजनेसमैन होने के साथ साथ एक बहुत बड़ा पॉलिटिशियन भी है। जिम्मी रॉकी को बताता है कि वो जॉर्जिया स्टेट का गवर्नर है और वो अब यूनाइटेड स्टेट ऑफ अमेरिका के प्रेसिडेंट के इलेक्शंस भी लड़ने वाला है। रॉकी जिम्मी को उसके प्रेसिडेंशियल इलेक्शन को फंड करने का ऑफर देता है। इसी के साथ जिम्मी पूछता है कि उसे इसके बदले में क्या चाहिए। रॉकी कहता है कि अगर जिम्मी
यूएसए का प्रेसिडेंट बन जाता है तो वो यूएसए में उसका बिजनेस फैलाने में मदद करेगा। थोड़ा सोचने के बाद जिमी इस बात के लिए मान जाता है। हम देखते हैं कि रॉकी साल 1976 में जिमी के इलेक्शन कैंपेन को फंड करता है, जिसके बाद जिमी कार्टर यूएसए के प्रेसिडेंशियल इलेक्शंस जीत जाता है और 20 जनवरी 1977 को यूएसए के 39th प्रेसिडेंट के तौर पर पदभार संभालता है। डील के मुताबिक जिमी रॉकी को यूएसए में उसका बिजनेस फैलाने में मदद करता है। बिजनेस की आड़ में और प्रेसिडेंट जिमी कार्टर की मदद से रॉकी अपना सारा गोल्ड धीरे धीरे यूएसए पहुंचाने लगता है और इसी के साथ इंडिया में वो नकली गोल्ड को स्टॉक करने लगता है और इसी के साथ ये थ्योरी यहीं पर एंड होती है। क्या रॉकी ने ली जिमी कार्टर से मदद? क्या देखने को मिल सकता है केजीएफ चैप्टर 3 में? केजीएफ चैप्टर 3 टॉलीवुड की अपकमिंग क्राइम एक्शन फिल्म होने वाली है। ये फिल्म केजीएफ फिल्म सीरीज की 3rd फिल्म होने वाली है। इस फिल्म के 2 प्रीक्वल्स केजीएफ चैप्टर 1 साल 2018 में और केजीएफ चैप्टर 2 साल 2022 में रिलीज हुए थे। इस फिल्म में मेन लीड रॉकी का कैरेक्टर पैन इंडिया सुपरस्टार यश ने प्ले किया था। केजीएफ फिल्म सीरीज को प्रशांत नील ने लिखा और डायरेक्ट किया है। केजीएफ फ्रेंचाइजी के प्रोड्यूसर विजय ने इस बात को कंफर्म किया है कि केजीएफ चैप्टर 3 साल 2024 में रिलीज होने वाली है। आज हम बात करने वाले हैं केजीएफ चैप्टर 3 के बारे में। जी हाँ, उसी फिल्म के सीक्वल के बारे में जिसके बारे में सुनकर या जिसे देखकर हर किसी को गूज़बम्स आना तो पक्का है। जब से इस फिल्म के डायरेक्टर प्रशांत नील ने केजीएफ चैप्टर 3 को अनाउंस किया है, तब से ही इसके फैंस काफी ज्यादा एक्साइटेड है और इसी वजह से इसकी स्टोरी लाइन को लेकर काफी थ्योरीज भी देखने को मिल रही है। इसी क्रम में हम भी आपके लिए रॉकी भाई डूबने से कैसे बचे ऐसे रिलेटेड थ्योरीज को लाए हैं। तो चलिए जानते हैं क्या है वो थ्योरी। जैसा कि हम सब जानते हैं कि केजीएफ चैप्टर 2 में रॉकी यानी यश प्राइम मिनिस्टर रमिका सेन यानी रवीना टंडन से मिलने दिल्ली प्राइम मिनिस्टर्स ऑफिस में जाता है। वहां पर जब रॉकी पीएम से मिलने की अपॉइंटमेंट मांगता है तो उसे वेट करने के लिए बोला जाता है। जब रॉकी वेटिंग एरिया में वेट कर रहा होता है तब उससे एक फॉरेनर अपने आप को जिमी कार्टर के नाम से इंट्रोड्यूस करता है। जिमी अपने आप को एक अमेरिकन कंपनी का सीईओ बताता है, जिसके बाद रॉकी भी अपने आप को इंडिया का सीईओ बताता है। प्राइम मिनिस्टर से मीटिंग करने के बाद रॉकी जिमी कार्टर के साथ भी मीटिंग करता है ताकि वो दूसरी कंट्रीज में भी अपना बिजनेस फैला सके। इसी के साथ मीटिंग करने पर रॉकी को पता चलता है कि जिमी कार्टर एक बहुत बड़ा बिजनेसमैन होने के साथ साथ एक बहुत बड़ा पॉलिटिशियन भी है। जिमी रॉकी को बताता है कि वो जॉर्जिया स्टेट का गवर्नर है और वो अब यूनाइटेड स्टेट ऑफ अमेरिका के प्रेसिडेंट के इलेक्शंस भी लड़ने वाला है। रॉकी जिमी को उसके प्रेसिडेंशियल इलेक्शन को फंड करने का ऑफर देता है। इसी के साथ जिमी पूछता है कि उसे इसके बदले में क्या चाहिए। रॉकी कहता है कि अगर जिमी यूएसए का प्रेसिडेंट बन जाता है तो वो यूएसए में उसका बिजनेस फैलाने में मदद करेगा। थोड़ा सोचने के बाद जिमी इस बात के लिए मान जाता है। हम देखते हैं कि रॉकी साल 1976 में जिमी के इलेक्शन कैंपेन को फंड करता है, जिसके बाद जिमी कार्टर यूएसए के प्रेसिडेंशियल इलेक्शंस जीत जाता है और 20 जनवरी 1977 को यूएसए के 39th प्रेसिडेंट के तौर पर पदभार संभालता है। डील के मुताबिक जिमी रॉकी को यूएसए में उसका बिजनेस फैलाने में मदद करता है। बिजनेस की आड़ में और प्रेसिडेंट जिमी कार्टर की मदद से रॉकी अपना सारा गोल्ड धीरे धीरे यूएसए पहुंचाने लगता है और इसी के साथ इंडिया में वो नकली गोल्ड को स्टॉक करने लगता है और इसी के साथ ये थ्योरी यहीं पर एंड होती है। बेल्जियम में डायमंड और गोल्ड की ज्वेलरी मेन फ्लोर के नीचे बेसमेंट के लॉकर रूम में रखी हुई थी, जहाँ की सिक्योरिटी बिल्कुल टाइट थी और इतनी सिक्योरिटी होने के बाद भी चोरी हुई कैसे,
वो जानने के लिए हमें 2000 के साल में जाना होगा। चोरी के 3 साल पहले लियोनार्डो बैटलो ने $700 पर मंथ पर डायमंड वर्ल्ड सेंटर में एक ऑफिस रेंट पर लिया था, ताकि वो वहाँ के एम्प्लॉइज, मैनेजर और बाकी लोगों का भरोसा जीत सके। लियोनार्डो ने 3 साल तक वहाँ पर एज अ वर्कर काम किया। कुछ समय तक वहाँ पर टेनेंट यानी कि किराएदार बनने के बाद लियोनार्डो को 24/7 की डायमंड सेंटर एक्सेस की मिल गई, जिसका मतलब है कि लियोनार्डो अब किसी भी समय डायमंड सेंटर से आ जा सकता था, वो भी बिना किसी की परमिशन के। इसके साथ ही उसे वॉल्ट की एक्सेस की भी मिल गई। अब वो वॉल्ट में भी कभी भी आ जा सकता था, ताकि वो अपनी डायमंड स्टोर कर सके। लेकिन लियोनार्डो का प्लान खुद के डायमंड स्टोर करने का नहीं, बल्कि दूसरों के डायमंड को चुराने का था। डायमंड सेंटर की बिल्डिंग के अंदर कुछ भी कैप्चर या रिकॉर्ड करना बिल्कुल मना था। इसलिए लियोनार्डो ने एक एक्सट्रीम टाइनी मिनी कैमरा पेन अपनी शर्ट में लगा लिया, ताकि किसी को भी पता ना चल सके और वो आसानी से डायमंड सेंटर के अंदर की हर एक चीज को रिकॉर्ड कर सके। लियोनार्डो ये भी जानता था कि वो इतनी बड़ी चोरी अकेले नहीं कर पाएगा, इसलिए उसने 5 लोगों की एक टीम बनाई। लियोनार्डो दिन भर डायमंड सेंटर के अंदर चीजें रिकॉर्ड करता और उसके बाद अपनी टीम को कैप्चर्ड इमेजेस जाके दिखाता, जिससे एक 3D ब्लूप्रिंट तैयार किया गया। और देखते ही देखते लियोनार्डो की टीम ने डायमंड सेंटर की एज इट इज 3D ब्लूप्रिंट का हार्ड कॉपी बना लिया और उसी को देखकर रॉबरी की प्लानिंग करने लगे वो लोग। फरवरी 2003 तक उनका प्लान पूरी तरह से तैयार था और अब समय था प्लान को एग्जीक्यूट करने का। चोरी से एक दिन पहले लियोनार्डो हमेशा की तरह डायमंड सेंटर जाता है और वहाँ थर्मल पॉइजन सेंसर, जो कि एक हीट डिटेक्ट करने का सेंसर होता है, उस पर लियोनार्डो ने विमेन हेयर स्प्रे को स्प्रे कर दिया, ताकि वो सेंसर डीएक्टिवेट हो जाए। अगले दिन लियोनार्डो की पूरी टीम इस रॉबरी को अंजाम देने के लिए तैयार थी। सबसे पहले उन्होंने एक कार रेंट पर ली और वो डायमंड सेंटर पहुंचे, जिसके बाद लियोनार्डो के अलावा बाकी सब एक लैडर की मदद से बैकग्राउंड गार्डन से डायमंड सेंटर की बालकनी पर चढ़े। बालकनी में एक इंफ्रारेड सेंसर था, जिससे बचने के लिए उन्होंने एक पॉलिएस्टर शील्ड की मदद ली। बालकनी में पहुंचते ही उन्होंने शील्ड को सेंसर पर लगाकर उसे भी डीएक्टिवेट कर दिया, जिसके बाद वो खिड़की की मदद से अंदर घुसते हैं और बेसमेंट में पहुंच जाते हैं। अब सबसे पहले उन्होंने बेसमेंट के सभी कैमरा पर ब्लैक शॉट चढ़ा दिया। वॉल्ट के डोर पर एक मैग्नेटिक लॉक था, जिसे डील करने के लिए उन्होंने एक एल्युमिनियम प्लेट, जिस पर हेवी डबल टेप लगा हुआ था, उस एल्युमिनियम प्लेट की मदद से वॉल्ट के स्क्रू को खोला और उसे भी डीएक्टिवेट कर दिया। और क्योंकि लियोनार्डो को वॉल्ट के लॉक के बारे में पता था, इसलिए वो इजीली उसे भी खोल लेता है। लॉक खोलने के बाद उस गैंग ने वॉल्ट के अंदर की लाइट्स को स्विच ऑफ कर दिया, जिससे कि सारे सेंसर ऑटोमेटिकली बंद हो जाए। उस गैंग ने सारे गोल्ड और डायमंड को बैग्स में भरा और उसे लेकर बालकनी की मदद से ही बाहर आ गए और वहां से फरार भी हो गए। पूरी हाइस्ट के दौरान सबने प्लास्टिक के ग्लव्स पहने थे, जिसकी वजह से किसी के भी फिंगरप्रिंट्स नहीं मिले। बाद में अगले दिन लियोनार्डो हमेशा की तरह डायमंड सेंटर आता है और चोरी को देखकर शॉक्ड होने की एक्टिंग करता है। अरे भाई, जब चोरी उसने की है तो एक्टिंग तो बनती है ना। आज तक किसी को भी पता नहीं चल पाया। नमस्कार दोस्तों, एक बार फिर से आप सभी का स्वागत है बॉलीग्राज स्टूडियोज में और मैं हूं आपके साथ अनुष्का त्यागी। इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं कि आखिर कैसे एक्टर के बदले मांगे गए 50 करोड़ रुपए। वीरप्पन साउथ इंडिया का फेमस नाम था। सैंडलवुड यानी कि चंदन की स्मगलिंग करने वाला वीरप्पन लोगों के बीच खौफ का कारण था। 18 जनवरी 1952 को पैदा हुआ वीरप्पन का पूरा नाम कूदस्वामी वीरप्पन था। वीरप्पन मात्र 17 साल की उम्र से ही हाथियों का शिकार करने लगा था। वीरप्पन को लेकर कहा जाता है कि उसने 10 साल की उम्र में पहली बार हाथी पे गोली चलाई थी, लेकिन हाथी की हत्या उसने 17 साल की उम्र में की थी। वीरप्पन हाथियों के सर के बीच में गोली मारता था। वीरप्पन को पकड़ने के लिए राज्य सरकार ने पुलिस फोर्स के साथ मिलकर करीब 20 साल तक रिसर्च ऑपरेशन का अंजाम किया था, जिसमें करोड़ों रुपए खर्च हुए थे। हालांकि वीरप्पन हर बार बच निकलता था।
वीरप्पन सैंडलवुड के अलावा हाथी के दांतों की भी स्मगलिंग करता था। कहा जाता है कि एक बार फॉरेस्ट इंचार्ज श्रीनिवास ने वीरप्पन को पकड़ लिया था, लेकिन वो किसी तरह से भाग निकला। फिर कुछ दिनों बाद वीरप्पन ने फॉरेस्ट इंचार्ज श्रीनिवास का सिर काटकर हत्या कर दी। वीरप्पन के निशाने पर ज्यादातर पुलिस ऑफिसर्स और फॉरेस्ट इंचार्ज ही रहे। दर्शकों तक वीरप्पन ने सैंडलवुड और हाथियों के दांतों की स्मगलिंग की और खूब पैसे कमाए। एक वक्त ऐसा भी आया जब कहा जाने लगा कि वीरप्पन ने तमिलनाडु, केरला और कर्नाटक के जंगलों को अपनी मूंछों में बांध रखा है। वीरप्पन जहां अपने कारनामों की वजह से नोटोरियस था, वहीं वो अपनी मूंछों की वजह से काफी ज्यादा फेमस भी था। वहीं वीरप्पन के साथी भी अपने बॉस की ही तरह खतरनाक थे, जो वीरप्पन के इशारे पे किसी की भी जान लेने से पीछे नहीं हटते थे। वीरप्पन पे 5 करोड़ रुपए का इनाम था। वहीं तमिलनाडु की जयललिता सरकार ने वीरप्पन को पकड़ने के लिए जिस टास्क फोर्स को तैनात किया था, उस पे 100 करोड़ से ज्यादा रुपए खर्च किए गए थे। वीरप्पन ने 1991 में मुथुलक्ष्मी नाम की लड़की से शादी की। वीरप्पन की बदनामी और उसकी मूंछ मुथुलक्ष्मी को बहुत पसंद थी। वीरप्पन का एनकाउंटर भी उसकी जिंदगी की तरह ही अनोखा रहा। असल में हुआ ये था कि वीरप्पन की आंखें खराब थी, जिसके इलाज के लिए उसे जंगलों से बाहर अपने 2 साथियों के साथ आना पड़ा। रास्ते में ही वीरप्पन अपने साथियों के साथ एक एम्बुलेंस में बैठ गया, लेकिन उसे इस बात का अंदाजा नहीं था कि जिस एम्बुलेंस में वो बैठा है वो असल में पुलिस की है। असल में पुलिस को पहले ही खबर मिल गई थी कि वीरप्पन उस इलाके में मिलेगा। हालांकि चारों तरफ से घेरने के बाद पुलिस ने वीरप्पन और उसके साथियों को सरेंडर करने को कहा, लेकिन वीरप्पन ने अपने साथियों के साथ फायरिंग शुरू कर दी। अपनी जान को बचाने के लिए पुलिस ने भी फायरिंग शुरू कर दी, जिसकी गोली सीधे वीरप्पन के सर पे जाकर लगी और उसकी मौके पर ही मौत हो गई। वीरप्पन का एनकाउंटर करने वाले पुलिस ऑफिसर का नाम IPS विजय कुमार है। दोस्तों, ये थी डिकैत वीरप्पन की। 94 करोड़ की चोरी होती है, लेकिन इन्वेस्टिगेटर्स इस बात से हैरान थे कि उन्हें इस फ्रॉड की जानकारी उनके CBS से न मिलके वीजा और स्विफ्ट जैसे पेमेंट सेटलमेंट प्लेटफॉर्म से मिल रही है। दरअसल हैकर्स ने कोर बैंकिंग सिस्टम को हैक करके इनएक्टिव कर दिया था, जिसकी वजह से CBS बैंक को इन ट्रांजैक्शन के बारे में कोई भी डिटेल नहीं मिल पा रही थी। इन्वेस्टिगेटर्स इस हैकिंग के पीछे का प्लान ढूंढ ही रहे थे कि उन्हें पता चलता है कि हैकर्स ने बैंक के ATM इंफ्रास्ट्रक्चर्स को मालवेयर के थ्रू कॉम्प्रोमाइज किया है। एक बार जैसे ही ये वायरस ATM से होता हुआ बैंक के इंफ्रास्ट्रक्चर में एंटर हुआ, उसने ATM और CBS का कनेक्शन डिले कर दिया, जिससे कि वो डायरेक्ट बैंक से कनेक्ट हो गया और ATM फेक बैलेंस अकाउंट शो करने लगे। इन फेक बैलेंस को शो करते हुए हैकर्स ने ATM से अनऑथराइज्ड कैश विड्रॉ किए। इन कैश को विड्रॉ करने के लिए हैकर्स ने क्लोन ATM कार्ड्स की मदद ली। इन्वेस्टिगेटर्स को आगे जांच करने पर पता चला कि इन हैकर्स ने सभी क्लोन ATM कार्ड्स की डिटेल भी डार्क नेट से एक्सेस की थी, जहां इंडिविजुअल की ऐसी ही इंफॉर्मेशन सेल की जाती है। क्योंकि हैकर्स ने CBS और ATM का कनेक्शन भी हैक किया था, इसलिए ATM से निकाला गया कोई भी पैसा बैंक्स में नहीं शो हो रहा था। 11 अगस्त को 3 बजे से रात 10 बजे तक हैकर्स ने इंडिया समेत 31 कंट्रीज में 80 करोड़ रुपीस विड्रॉ किए थे। लेकिन हैकर्स यहाँ भी नहीं रुके और 13 अगस्त को हैकर्स ने कॉस्मोस बैंक के पैसों को स्विफ्ट के थ्रू हांगकांग के हैंग सेंग बैंक के ALM ट्रेडिंग लिमिट में ट्रांसफर करने का प्लान किया। जब स्विफ्ट को इस ट्रांजैक्शन को लेकर शक हुआ तो उसने कॉस्मोस बैंक को इन्फॉर्म किया और इस साइबर फ्रॉड का पता लगाया। पुणे पुलिस ने अपनी इन्वेस्टिगेशन के दम पर इंडिया में 18 सस्पेक्ट्स को अरेस्ट किया, जिन्होंने ATM से पैसा विड्रॉ किए थे। लेकिन ये अरेस्ट किसी कंक्लूजन पर नहीं पहुंच पाई, क्योंकि पुलिस ने जिन लोगों को अरेस्ट किया था उन्होंने केवल ATM से पैसा विड्रॉ किए थे, जिसके बाद उन्हें छोड़ दिया गया। आज तक पुलिस इस साइबर फ्रॉड के पीछे के मास्टरमाइंड को नहीं पकड़ पाई है, लेकिन अभी भी ये केस चल रहा है और पुलिस उन हैकर्स की तलाश में है। उम्मीद है कि इस बार KGF में रॉकी भाई कुछ ऐसा ही साइबर फ्रॉड करते नजर आएंगे। KGF सीरीज जिसे ऑडियंस ने इतना प्यार दिया कि इसने बॉक्स ऑफिस पर सारे रिकॉर्ड तोड़ के रख दिए और अब सबको इसके 3rd पार्ट यानी कि चैप्टर 3 का इंतजार है। और इसी इंतजार को देखते हुए आज हम आप लोगों के लिए लेकर आए हैं KGF चैप्टर 3 की फैन थ्योरी। मैंने आपको अपनी पिछली वीडियो में बताया था कि रामिका सेन आनंद के खिलाफ सर्च वारंट इशू कर देती है और आनंद को CBI गिरफ्तार करके हेडक्वार्टर ले जाती है और उससे रॉकी के बारे में पूछती है। लेकिन आनंद रॉकी के बारे में कुछ भी नहीं बताता है, वो बस इतना कह देता है कि आप लोगों ने उसे मार दिया, लेकिन वह अभी भी जिंदा है लोगों के दिलों में। जब यह पूछताछ चल रही होती है तब इनायत खलील बहुत सारा गोल्ड KGF में रॉकी की मां की कब्र के नीचे दफना देता है और वहां से चला जाता है।
अब इसके आगे की स्टोरी में क्या होगा ये मैं आपको आज बताऊंगी। अब प्राइम मिनिस्टर रामिका सेन को ये समझ में नहीं आ रहा होता है कि दुबई का माफिया डॉन इनायत खलील इतना सारा सोना कहां से लेकर आया था। अब क्योंकि केजीएफ में पहुंचे इतने सारे गोल्ड का कोई लीगल रिकॉर्ड नहीं होता है, इसलिए रामिका सेन इंडियन आर्मी को केजीएफ और गोल्ड की प्रोटेक्शन तब तक करने की ऑर्डर दे देती है जब तक इस गोल्ड के सीक्रेट और रॉकी के बारे में पता नहीं चल जाता। दूसरी तरफ कोई सबूत ना मिलने के कारण आनंद को भी सीबीआई की कैद से रिहा कर दिया जाता है। तभी रामिका सेन को एक और खबर मिलती है कि इंडोनेशियन नेवी इंडियन ओशन की 20,000 फीट की गहराइयों में पहुंच तो गई है, लेकिन इंडियन नेवी और इंडोनेशियन नेवी को ना तो कोई गोल्ड मिला है और ना ही रॉकी। असल में रॉकी ने साल 1978 से 81 के बीच गोल्ड को पूरी दुनिया में एक्सपोर्ट करना शुरू कर दिया था, जिस वजह से बहुत से इंटरनेशनल बिजनेसमैन और माफिया डॉन्स रॉकी के खिलाफ हो गए थे। रॉकी ने उन सभी माफिया डॉन्स को मार दिया जो रॉकी के खिलाफ आवाज उठा रहे थे, और जिन इंटरनेशनल माफिया डॉन्स ने रॉकी के आगे सरेंडर कर दिया था उन्हें रॉकी ने अपने लिए काम पर रख लिया। इसलिए दुबई का इनायत खलील भी अब रॉकी के लिए काम करता है। रॉकी ने इंडोनेशिया के एक माफिया डॉन को मारकर वहां की गोल्ड माइन पर कब्जा कर लिया था। इंडोनेशिया की गोल्ड माइन का सारा गोल्ड रॉकी का था, लेकिन यूनाइटेड स्टेट्स को भी अब रॉकी के बारे में पता चल चुका था, इसलिए रॉकी के खिलाफ सीआईए ने सर्च वारंट इशू कर दिया। रॉकी ने देखते ही देखते पूरी दुनिया के गोल्ड बिजनेस पर कब्जा कर लिया था। जब रॉकी इंडियन ओशन में अपना शिप लेकर उतर रहा था, उसके पास सिर्फ केजीएफ का ही गोल्ड नहीं बल्कि पूरी दुनिया का गोल्ड था। इसके आगे की कहानी हमें चैप्टर 4 में दिखेगी। तब तक आप हमें ये जरूर बताइए कि आपको ये कहानी कैसे लगी। जल्द ही रिलीज होने वाली बड़ी फिल्म KGF 3 की कहानी कुछ इस कदर आगे बढ़ सकती है। तो दोस्तों, हमने KGF के चैप्टर 2 में देखा कि आखिर किस तरह रॉकी भाई इंडियन ओशन के बीच में जाकर वहां अपना सारा सोना लेकर डुबकी लगा लेते हैं और रामिका सेन देखती ही रह जाती है। सबको लगता है कि KGF में रॉकी की मौत हो चुकी है, लेकिन एक्चुअल में ऐसा नहीं होता। अब कहानी ऐसे आगे बढ़ती है कि जब सबको लग रहा है कि उसकी मौत हो चुकी है तो उसके दुश्मन खुशी मनाने लगते हैं, लेकिन वही रामिका सेन एक पल को हैरान रह जाती है, क्योंकि भले ही वो रॉकी की सबसे बड़ी दुश्मन थी, लेकिन असल में वो भी जानती थी कि रॉकी जैसा हार्ड वर्किंग कोई भी नहीं है और वो इस देश का भला ही चाहता है, लेकिन रॉकी को सपोर्ट करना उसके प्रधानमंत्री वाले उसूलों के खिलाफ था। अब जिस दिन रॉकी की मौत होती है उसी रात रामिका वहीं इंडियन ओशन के पास जाती है और देखती है कि आखिर रॉकी गया कहाँ। वो अपने एक साथी को भी वहाँ लेकर आती है जिस पर उसे पूरा भरोसा होता है। वो दोनों मिलकर रॉकी को ओशन के पास ढूंढने लगते हैं, लेकिन वो कहीं नहीं मिलता। तभी उसके साथी को रॉकी एक चट्टान के पास पड़ा दिखता है। रामिका सेन रॉकी को देखकर हैरान हो जाती है। वो सोचती है कि आखिर ये यहाँ कैसे आया। फिर वो देखती है कि वहाँ एक मछुआरों का झुंड जा रहा होता है और वो उनसे इसके बारे में पूछती है। तब वो जवाब देते हैं, हाँ, हमने ही इसे यहाँ छोड़ा है, बनने चला था लेकिन लहरों के साथ बहकर यहाँ आ गया, हमें नहीं लगता इसमें कोई जान बची है। तभी रामिका सेन का साथी कहता है, मैडम, इसकी तो सांसें चल रही हैं। रामिका सेन हैरान हो जाती है और कहती है, जल्दी से हॉस्पिटल लेकर चलो। रामिका सेन का साथी और मछुआरे काफी मुश्किल से रॉकी को सबसे नजदीकी हॉस्पिटल लेकर जाते हैं। वहां जाते ही रॉकी को इमरजेंसी में भर्ती करा लिया जाता है और कुछ देर अंदर रहने के बाद डॉक्टर्स बाहर आते हैं और बताते हैं, देखिए, काफी देर हो चुकी है और इनका ब्लड लॉस बहुत हो चुका है, सांसें चल रही हैं लेकिन ब्रेन में कोई सेंसेशन नहीं है। हम पूरी कोशिश करेंगे लेकिन आपको झूठी तसल्ली नहीं देना चाहते। आई होप यू अंडरस्टैंड। रामिका सेन ये सुनकर वहाँ बस बिना किसी सेंसेशन के खड़ी रहती है। पता नहीं वो वहाँ खड़े हुए क्या सोच रही थी। और वहीं दूसरी तरफ रॉकी का अंदर बुरा हाल था। तो दोस्तों, क्या आपको लगता है कि रॉकी ठीक हो पाएगा? और अगर हुआ भी तो क्या पूरी तरह से कम बैक करने लायक होगा? जानने के लिए आपको करना होगा थोड़ा इंतजार।
आज के लिए इतना ही। ऐसी ही और इंटरेस्टिंग अपडेट्स के लिए जुड़े रहिए हमारे साथ। नमस्कार दोस्तों, एक बार फिर से आप सभी का स्वागत है बॉलीग्राज स्टूडियोज में और मैं हूं आपके साथ अनुष्का त्यागी। इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं कि आखिर कैसे एक्टर के बदले मांगे गए 50 करोड़ रुपए। वीरप्पन साउथ इंडिया का फेमस नाम था। सैंडलवुड यानी कि चंदन की स्मगलिंग करने वाला वीरप्पन लोगों के बीच खौफ का कारण था। 18 जनवरी 1952 को पैदा हुआ वीरप्पन का पूरा नाम कूदस्वामी वीरप्पन था। वीरप्पन मात्र 17 साल की उम्र से ही हाथियों का शिकार करने लगा था। वीरप्पन को लेकर कहा जाता है कि उसने 10 साल की उम्र में पहली बार हाथी पे गोली चलाई थी, लेकिन हाथी की हत्या उसने 17 साल की उम्र में की थी। वीरप्पन हाथियों के सर के बीच में गोली मारता था। वीरप्पन को पकड़ने के लिए राज्य सरकार ने पुलिस फोर्स के साथ मिलकर करीब 20 साल तक रिसर्च ऑपरेशन का अंजाम किया था, जिसमें करोड़ों रुपए खर्च हुए थे। हालांकि वीरप्पन हर बार बच निकलता था। वीरप्पन सैंडलवुड के अलावा हाथी के दांतों की भी स्मगलिंग करता था। कहा जाता है कि एक बार फॉरेस्ट इंचार्ज श्रीनिवास ने वीरप्पन को पकड़ लिया था, लेकिन वो किसी तरह से भाग निकला। फिर कुछ दिनों बाद वीरप्पन ने फॉरेस्ट इंचार्ज श्रीनिवास का सिर काटकर हत्या कर दी। वीरप्पन के निशाने पे ज्यादातर पुलिस ऑफिसर्स और फॉरेस्ट इंचार्ज ही रहे। दर्शकों तक वीरप्पन ने सैंडलवुड और हाथियों के दांतों की स्मगलिंग की और खूब पैसे कमाए। एक वक्त ऐसा भी आया जब कहा जाने लगा कि वीरप्पन ने तमिलनाडु, केरला और कर्नाटक के जंगलों को अपनी मूंछों में बांध रखा है। वीरप्पन जहां अपने कारनामों की वजह से नोटोरियस था, वहीं वो अपनी मूंछों की वजह से काफी ज्यादा फेमस भी था। वहीं वीरप्पन के साथी भी अपने बॉस की ही तरह खतरनाक थे, जो वीरप्पन के इशारे पे किसी की भी जान लेने से पीछे नहीं हटते थे। वीरप्पन पे 5 करोड़ रुपए का इनाम था। वहीं तमिलनाडु की जयललिता सरकार ने वीरप्पन को पकड़ने के लिए जिस टास्क फोर्स को तैनात किया था, उस पे 100 करोड़ से ज्यादा रुपए खर्च किए गए थे। वीरप्पन ने 1991 में मुथुलक्ष्मी नाम की लड़की से शादी की। वीरप्पन की बदनामी और उसकी मूंछ मुथुलक्ष्मी को बहुत पसंद थी। वीरप्पन का एनकाउंटर भी उसकी जिंदगी की तरह ही अनोखा रहा। असल में हुआ ये था कि वीरप्पन की आंखें खराब थी, जिसके इलाज के लिए उसे जंगलों से बाहर अपने 2 साथियों के साथ आना पड़ा। रास्ते में ही वीरप्पन अपने साथियों के साथ एक एम्बुलेंस में बैठ गया, लेकिन उसे इस बात का अंदाजा नहीं था कि जिस एम्बुलेंस में वो बैठा है वो असल में पुलिस की है। असल में पुलिस को पहले ही खबर मिल गई थी कि वीरप्पन उस इलाके में मिलेगा। हालांकि चारों तरफ से घेरने के बाद पुलिस ने वीरप्पन और उसके साथियों को सरेंडर करने को कहा, लेकिन वीरप्पन ने अपने साथियों के साथ फायरिंग शुरू कर दी। अपनी जान को बचाने के लिए पुलिस ने भी फायरिंग शुरू कर दी, जिसकी गोली सीधे वीरप्पन के सर पे जाकर लगी और उसकी मौके पर ही मौत हो गई। वीरप्पन का एनकाउंटर करने वाले पुलिस ऑफिसर का नाम IPS विजय कुमार है। दोस्तों, ये थी डकैत वीरप्पन की। क्या रॉकी ने ली जिम्मी कार्टर से मदद? क्या देखने को मिल सकता है KGF चैप्टर 3 में? KGF चैप्टर 3 टॉलीवुड की अपकमिंग क्राइम एक्शन फिल्म होने वाली है। ये फिल्म KGF फिल्म सीरीज की 3rd फिल्म होने वाली है। इस फिल्म के 2 प्रीक्वल्स KGF चैप्टर 1 साल 2018 में और KGF चैप्टर 2 साल 2022 में रिलीज हुए थे। इस फिल्म में मेन लीड रॉकी का कैरेक्टर पैन इंडिया सुपरस्टार यश ने प्ले किया था। KGF फिल्म सीरीज को प्रशांत नील ने लिखा और डायरेक्ट किया है। KGF फ्रेंचाइजी के प्रोड्यूसर विजय ने इस बात को कंफर्म किया है कि KGF चैप्टर 3 साल 2024 में रिलीज होने वाली है। आज हम बात करने वाले हैं KGF चैप्टर 3 के बारे में। जी हाँ, उसी फिल्म के सीक्वल के बारे में जिसके बारे में सुनकर या जिसे देखकर हर किसी को गूज़बम्स आना तो पक्का है। जब से इस फिल्म के डायरेक्टर प्रशांत नील ने KGF चैप्टर 3 को अनाउंस किया है, तब से ही इसके फैंस काफी ज्यादा एक्साइटेड है और इसी वजह से इसकी स्टोरी लाइन को लेकर काफी थ्योरीज भी देखने को मिल रही है।
इसी क्रम में हम भी आपके लिए रॉकी भाई डूबने से कैसे बचे ऐसे रिलेटेड थ्योरीज को लाए हैं। तो चलिए जानते हैं क्या है वो थ्योरी। जैसा कि हम सब जानते हैं कि केजीएफ चैप्टर 2 में रॉकी यानी यश प्राइम मिनिस्टर रमिका सेन यानी रवीना टंडन से मिलने दिल्ली प्राइम मिनिस्टर्स ऑफिस में जाता है। वहां पर जब रॉकी पीएम से मिलने की अपॉइंटमेंट मांगता है तो उसे वेट करने के लिए बोला जाता है। जब रॉकी वेटिंग एरिया में वेट कर रहा होता है तब उससे एक फॉरेनर अपने आप को जिमी कार्टर के नाम से इंट्रोड्यूस करता है। जिमी अपने आप को एक अमेरिकन कंपनी का सीईओ बताता है, जिसके बाद रॉकी भी अपने आप को इंडिया का सीईओ बताता है। प्राइम मिनिस्टर से मीटिंग करने के बाद रॉकी जिमी कार्टर के साथ भी मीटिंग करता है ताकि वो दूसरी कंट्रीज में भी अपना बिजनेस फैला सके। इसी के साथ मीटिंग करने पर रॉकी को पता चलता है कि जिमी कार्टर एक बहुत बड़ा बिजनेसमैन होने के साथ साथ एक बहुत बड़ा पॉलिटिशियन भी है। जिमी रॉकी को बताता है कि वो जॉर्जिया स्टेट का गवर्नर है और वो अब यूनाइटेड स्टेट ऑफ अमेरिका के प्रेसिडेंट के इलेक्शंस भी लड़ने वाला है। रॉकी जिमी को उसके प्रेसिडेंशियल इलेक्शन को फंड करने का ऑफर देता है। इसी के साथ जिमी पूछता है कि उसे इसके बदले में क्या चाहिए। रॉकी कहता है कि अगर जिमी यूएसए का प्रेसिडेंट बन जाता है तो वो यूएसए में उसका बिजनेस फैलाने में मदद करेगा। थोड़ा सोचने के बाद जिमी इस बात के लिए मान जाता है। हम देखते हैं कि रॉकी साल 1976 में जिमी के इलेक्शन कैंपेन को फंड करता है, जिसके बाद जिमी कार्टर यूएसए के प्रेसिडेंशियल इलेक्शंस जीत जाता है और 20 जनवरी 1977 को यूएसए के 39th प्रेसिडेंट के तौर पर पदभार संभालता है। डील के मुताबिक जिमी रॉकी को यूएसए में उसका बिजनेस फैलाने में मदद करता है। बिजनेस की आड़ में और प्रेसिडेंट जिमी कार्टर की मदद से रॉकी अपना सारा गोल्ड धीरे धीरे यूएसए पहुंचाने लगता है और इसी के साथ इंडिया में वो नकली गोल्ड को स्टॉक करने लगता है। और इसी के साथ ये थ्योरी यहीं पर एंड होती है। केजीएफ फिल्म सीरीज को प्रशांत नील ने लिखा और डायरेक्ट किया है। केजीएफ फ्रेंचाइजी के प्रोड्यूसर विजय ने इस बात को कंफर्म किया है कि केजीएफ चैप्टर 3 साल 2024 में रिलीज होने वाली है। आज हम बात करने वाले हैं केजीएफ चैप्टर 3 के बारे में। जी हाँ, उसी फिल्म के सीक्वल के बारे में जिसके बारे में सुनकर या जिसे देखकर हर किसी को गूज़बम्स आना तो पक्का है। जब से इस फिल्म के डायरेक्टर प्रशांत नील ने केजीएफ चैप्टर 3 को अनाउंस किया है तब से ही इसके फैंस काफी ज्यादा एक्साइटेड है और इसी वजह से इसकी स्टोरी लाइन को लेकर काफी थ्योरीज भी देखने को मिल रही है। इसी क्रम में हम भी आपके लिए रॉकी भाई डूबने से कैसे बचे ऐसे रिलेटेड थ्योरीज को लाए हैं। तो चलिए जानते हैं क्या है वो थ्योरी। जैसा कि हम सब जानते हैं कि केजीएफ चैप्टर 2 में रॉकी यानी यश प्राइम मिनिस्टर रमिका सेन यानी रवीना टंडन से मिलने दिल्ली प्राइम मिनिस्टर्स ऑफिस में जाता है। वहां पर जब रॉकी पीएम से मिलने की अपॉइंटमेंट मांगता है तो उसे वेट करने के लिए बोला जाता है। जब रॉकी वेटिंग एरिया में वेट कर रहा होता है तब उससे एक फॉरेनर अपने आप को जिमी कार्टर के नाम से इंट्रोड्यूस करता है। जिमी अपने आप को एक अमेरिकन कंपनी का सीईओ बताता है, जिसके बाद रॉकी भी अपने आप को इंडिया का सीईओ बताता है। प्राइम मिनिस्टर से मीटिंग करने के बाद रॉकी जिमी कार्टर के साथ भी मीटिंग करता है ताकि वो दूसरी कंट्रीज में भी अपना बिजनेस फैला सके। इसी के साथ मीटिंग करने पर रॉकी को पता चलता है कि जिमी कार्टर एक बहुत बड़ा बिजनेसमैन होने के साथ साथ एक बहुत बड़ा पॉलिटिशियन भी है। जिमी रॉकी को बताता है कि वो जॉर्जिया स्टेट का गवर्नर है और वो अब यूनाइटेड स्टेट ऑफ अमेरिका के प्रेसिडेंट के इलेक्शंस भी लड़ने वाला है। रॉकी जिमी को उसके प्रेसिडेंशियल इलेक्शन को फंड करने का ऑफर देता है। इसी के साथ जिमी पूछता है कि उसे इसके बदले में क्या चाहिए। रॉकी कहता है कि अगर जिमी यूएसए का प्रेसिडेंट बन जाता है तो वो यूएसए में उसका बिजनेस फैलाने में मदद करेगा। थोड़ा सोचने के बाद जिमी इस बात के लिए मान जाता है। हम देखते हैं कि रॉकी साल 1976 में जिमी के इलेक्शन कैंपेन को फंड करता है, जिसके बाद जिमी कार्टर यूएसए के प्रेसिडेंशियल इलेक्शंस जीत जाता है और 20 जनवरी 1977 को यूएसए के 39th प्रेसिडेंट के तौर पर पदभार संभालता है। डील के मुताबिक जिमी रॉकी को यूएसए में उसका बिजनेस फैलाने में मदद करता है।
बिजनेस की आड़ में और प्रेसिडेंट जिमी कार्टर की मदद से रॉकी अपना सारा गोल्ड धीरे धीरे यूएसए पहुंचाने लगता है और इसी के साथ इंडिया में वो नकली गोल्ड को स्टॉक करने लगता है और इसी के साथ ये थ्योरी यहीं पर एंड होती है। फिर दोस्तों, क्या लगता है आपको, क्या होगा आगे? करीम लाला 1920 के दशक में अफगानिस्तान से मुंबई आया। वो बहुत गरीब परिवार से था। मुंबई में उनका परिवार साउथ बॉम्बे के सबसे घनी आबादी वाले इलाके भिंडी बाजार के पास बस गया। शायद मुंबई आने से पहले उसे खुद को भी ये मालूम नहीं था कि वो एक गैंगस्टर बन जाएगा, लेकिन यहाँ की चकाचौंध ने एक मामूली इंसान को गैंगस्टर में तब्दील कर दिया और मुंबई आने के बाद उसका गैंगस्टर करियर शुरू हुआ। पहले उसने मुंबई गुड़ी में अपना काम करना शुरू किया और फिर बाद में पठान के एक गिरोह में शामिल हो गया, जिसमें मारवाड़ी और गुजराती जमींदारों और व्यापारियों के लिए इल्लीगल वसूली एजेंट के रूप में काम करना शुरू किया और यहीं से उसका करीम शेख से करीम लाला बनने का सफर शुरू हुआ। दोस्तों, लाला ने जल्दी पठान गैंग का चीफ बनने के लिए अपने काम का दायरा बढ़ा दिया और अब वो कॉन्ट्रैक्ट किलिंग, किडनैपिंग और जबरन वसूली भी करने लगा और धीरे धीरे वो अपने काम में परफेक्ट हो गया और उसका ये व्यापार भी बढ़ता गया। लेकिन इससे उसके साथ ही हाजी मस्तान और वरदराजन जलने लगे और उनके बीच विनाश की लड़ाई शुरू हो गई। फिर तीनों ने साथ मिलकर अपने काम और स्थान का विभाजन किया। अपने समय में लाला के संबंध बॉलीवुड सेलिब्रिटी से काफी अच्छे थे। वो अक्सर बड़ी हस्तियों को ईद और पार्टियों में बुलाया करता था। 1970 से 80 के दशक में बॉलीवुड सेलिब्रिटी से उसके संबंध काफी बढ़ने लगे थे। करीम लाला के बहुत इल्लीगल बिजनेसेस थे, पर अपने साथियों की तुलना में उसका जीवन काफी सादगी भरा था। लेकिन फिर भी बिजनेस में उसकी बराबरी कोई नहीं कर सका। इतने बड़े बड़े इल्लीगल बिजनेसेस करने के बाद भी भारत की सरकार उसे कभी पकड़ नहीं पाई और ऐसी ही गैंगस्टर की कहानी लेकर आ रहे हैं विजय किरंगदूर अपनी अगली फिल्म KGF 3 में, जिसमें कि एक गैंगस्टर गोल्ड की इल्लीगल स्मगलिंग करके एक बहुत बड़ा कारोबार खड़ा कर लेता है। विजय द्वारा प्रोड्यूस की गई KGF फ्रेंचाइजी बहुत हिट रही थी और लोगों को काफी पसंद आई थी। वैसे तो इस फिल्म की स्टोरी को समझना थोड़ा सा मुश्किल है, लेकिन जब मेकर्स ने KGF पार्ट 2 रिलीज की तब इस फिल्म की स्टोरी लाइन ऑडियंस को ज्यादा क्लियर हुई और अब इसका थर्ड पार्ट भी आने वाला है, जिसके लिए ऑडियंस में काफी क्रेज देखने को मिल रहा है और ऐसा माना जा रहा है कि हमारे बाहुबली यानी कि प्रभास भी इस फिल्म का हिस्सा बनने वाले हैं और ऐसे में इस फिल्म के लिए एक्साइटमेंट और भी बढ़ जाती है। KGF फिल्म सीरीज को प्रशांत नील ने लिखा और डायरेक्ट किया है। KGF फ्रेंचाइजी के प्रोड्यूसर विजय ने इस बात को कंफर्म किया है कि KGF चैप्टर 3 साल 2024 में रिलीज होने वाली है। आज हम बात करने वाले हैं KGF चैप्टर 3 के बारे में। जी हाँ, उसी फिल्म के सीक्वल के बारे में जिसके बारे में सुनकर या जिसे देखकर हर किसी को गूज़बम्स आना तो पक्का है। जब से इस फिल्म के डायरेक्टर प्रशांत नील ने KGF चैप्टर 3 को अनाउंस किया है, तब से ही इसके फैंस काफी ज्यादा एक्साइटेड है और इसी वजह से इसकी स्टोरी लाइन को लेकर काफी थ्योरीज भी देखने को मिल रही है। इसी क्रम में हम भी आपके लिए रॉकी भाई डूबने से कैसे बचे ऐसे रिलेटेड थ्योरीज को लाए हैं। तो चलिए जानते हैं क्या है वो थ्योरी। जैसा कि हम सब जानते हैं कि KGF चैप्टर 2 में रॉकी यानी यश प्राइम मिनिस्टर रमिका सेन यानी रवीना टंडन से मिलने दिल्ली प्राइम मिनिस्टर्स ऑफिस में जाता है। वहां पर जब रॉकी PM से मिलने की अपॉइंटमेंट मांगता है तो उसे वेट करने के लिए बोला जाता है। जब रॉकी वेटिंग एरिया में वेट कर रहा होता है तब उससे एक फॉरेनर अपने आप को जिमी कार्टर के नाम से इंट्रोड्यूस करता है। जिमी अपने आप को एक अमेरिकन कंपनी का CEO बताता है, जिसके बाद रॉकी भी अपने आप को इंडिया का CEO बताता है। प्राइम मिनिस्टर से मीटिंग करने के बाद रॉकी जिमी कार्टर के साथ भी मीटिंग करता है ताकि वो दूसरी कंट्रीज में भी अपना बिजनेस फैला सके। इसी के साथ मीटिंग करने पर रॉकी को पता चलता है कि जिमी कार्टर एक बहुत बड़ा बिजनेसमैन होने के साथ साथ एक बहुत बड़ा पॉलिटिशियन भी है। जिमी रॉकी को बताता है कि वो जॉर्जिया स्टेट का गवर्नर है और वो अब यूनाइटेड स्टेट ऑफ अमेरिका के प्रेसिडेंट के इलेक्शंस भी लड़ने वाला है। रॉकी जिमी को उसके प्रेसिडेंशियल इलेक्शन को फंड करने का ऑफर देता है। इसी के साथ जिमी पूछता है कि उसे इसके बदले में क्या चाहिए। रॉकी कहता है कि अगर जिमी USA का प्रेसिडेंट बन जाता है तो वो USA में उसका बिजनेस फैलाने में मदद करेगा।
थोड़ा सोचने के बाद जिमी इस बात के लिए मान जाता है। हम देखते हैं कि रॉकी साल 1976 में जिमी के इलेक्शन कैंपेन को फंड करता है, जिसके बाद जिमी कार्टर यूएसए के प्रेसिडेंशियल इलेक्शंस जीत जाता है और 20 जनवरी 1977 को यूएसए के 39th प्रेसिडेंट के तौर पर पदभार संभालता है। डील के मुताबिक जिमी रॉकी को यूएसए में उसका बिजनेस फैलाने में मदद करता है। बिजनेस की आड़ में और प्रेसिडेंट जिमी कार्टर की मदद से रॉकी अपना सारा गोल्ड धीरे धीरे यूएसए पहुंचाने लगता है और इसी के साथ इंडिया में वो नकली गोल्ड को स्टॉक करने लगता है और इसी के साथ ये थ्योरी यहीं पर एंड होती है। फिर दोस्तों, क्या लगता है आपको, क्या होगा आगे? ये इतनी बड़ी चोरी थी कि इसको गिनीज बुक ऑफ वर्ल्ड रिकॉर्ड में भी शामिल किया गया। ब्राजील के फोर्टलेजा में अपराध आम बात। शहर के बीच में विशाल बिल्डिंग है जिसे सेंट्रल बैंक ऑफ ब्राजील कहते हैं। ये वो बिल्डिंग है जो ब्राजील की इकोनॉमी को कंट्रोल करती है। 8 अगस्त 2005 को सुबह पुलिस स्टेशन में एक कॉल आता है और उन्हें खबर मिलती है कि फोर्टलेजा बैंक में चोरी हो गई है। ब्राजील पुलिस तुरंत बैंक की तरफ भागती है और बैंक के माहौल को देखकर सन्न रह जाती है, क्योंकि ये कोई छोटी मोटी चोरी नहीं थी। पुलिस ये सोचने लगती है कि अगर बैंक के वॉल्ट को तोड़कर ये चोरी की गई है तो बैंक के अलार्म काम क्यों नहीं किए। ब्राजील के सबसे बड़े बैंक में इतनी सिक्योरिटी होने के बाद भी इतनी बड़ी चोरी कैसे हो गई। उस समय बैंक पैसों से भरा था क्योंकि सरकार पुराने नोटों के बदले नए नोट बना रही थी, लेकिन बैंक की तरफ से ना ही पुराने नोटों का कोई रिकॉर्ड रखा जा रहा था और ना ही उनके सीरियल नंबर नोट किए जा रहे थे। और शायद चोरों को ये बात पता थी क्योंकि उन्होंने बैंक के केवल पुराने नोट ही चुराए थे जो करीब 3 अरब 15 करोड़ रुपए के थे। भले ये चोरी अगस्त में की गई हो, लेकिन चोरों का एक गैंग 5 महीने पहले यानी कि मार्च से ही चोरी की प्लानिंग करने लगे थे। इस प्लान का मास्टरमाइंड था लुइस फर्नांडो रिबेरो, जिसने जर्मन के एक क्रिमिनल एल्माओ को अपना प्लान का हिस्सा बनाया। एल्माओ एक बहुत बड़ा क्रिमिनल था जिसके बड़े बड़े पॉलिटिकल कनेक्शंस थे। एल्माओ सेंट्रल बैंक को लूटने के प्लान में लग गया। उसका काम था जमीन के नीचे एक टनल बनाना, जिसके लिए उसने करीब 25 लोगों का एक ग्रुप बनाया। ग्रुप का हर एक मेंबर अपने अपने काम में माहिर था। कोई इंजीनियर था जिसने कि वॉल्ट तक के रास्ते का मैप बनाया था, तो कोई खुदाई में और कुछ मैथमेटिक्स में एक्सपर्ट थे। उन्होंने पहले ही एक सिक्योरिटी गार्ड को अपने प्लान में शामिल कर लिया था। वो सिक्योरिटी गार्ड सेंट्रल बैंक के सिक्योरिटी का हिस्सा था। उसने एल्माओ को सेंट्रल बैंक के सिक्योरिटी की पूरी जानकारी दी। उसने उसे बताया कि सेंसर, सिक्योरिटी और कैमरास कहाँ-कहाँ लगे हुए हैं। जिसके बाद एल्माओ ने सबसे पहले बैंक के पास एक पुराने रेजिडेंशियल हाउस को किराए पर लिया और फिर उसने अपने ग्रुप के लोगों को भी उसी घर में बुला लिया और वो चोर बैंक तक पहुंचने के लिए जमीन के 13 मीटर नीचे एक टनल का निर्माण करने लगे। उन्होंने इसलिए प्लांट का बिजनेस खोला था ताकि लोगों को लगे कि ये मिट्टी बेचने के लिए मंगाई गई है, बल्कि असलियत तो ये थी कि वो मिट्टी टनल के अंदर से निकल रही थी। इसी के साथ ही जिस घर में वो रह रहे थे उसमें उनके फिंगरप्रिंट्स ना आए, इसलिए उन्होंने घर के दीवारों पर जले हुए चूने को लगा दिया। चोरों ने अपनी शॉप के लिए एक सिक्योरिटी रखा था जो कि ब्राजील का एक जाना माना सिक्योरिटी गार्ड है और वो उनकी शॉप को प्रमोट भी करता था। लेकिन धीरे धीरे उस सिक्योरिटी गार्ड को शक होने लगा कि आखिर इतनी मिट्टी आती कहाँ से है। वो चोरों से पूछता भी है कि आखिर वो इतनी मिट्टी कहाँ से लाते हैं, लेकिन चोर उसकी बात को मजाक में टाल देते हैं। तो क्या सिक्योरिटी गार्ड चोरों की इस साजिश को पता लगा पाएगा? जानने के लिए देखिए हमारी अगली वीडियो। और इसी तरह की स्टोरी होने वाली है KGF 3 की। KGF सीरीज जिसे ऑडियंस ने इतना प्यार दिया कि इसने बॉक्स ऑफिस पर सारे रिकॉर्ड तोड़ के रख दिए और अब सबको इसके 3rd पार्ट यानी कि चैप्टर 3 का इंतजार है। और इसी इंतजार को देखते हुए आज हम आप लोगों के लिए लेकर आए हैं KGF चैप्टर 3 की फैन थ्योरी। मैंने आपको अपनी पिछली वीडियो में बताया था कि रामिका सेन आनंद के खिलाफ सर्च वारंट इशू कर देती है और आनंद को CBI गिरफ्तार करके हेडक्वार्टर ले जाती है और उससे रॉकी के बारे में पूछती है। लेकिन आनंद रॉकी के बारे में कुछ भी नहीं बताता है। वो बस इतना कह देता है कि आप लोगों ने उसे मार दिया, लेकिन वह अभी भी जिंदा है लोगों के दिलों में। जब यह पूछताछ चल रही होती है तब इनायत खलील बहुत सारा गोल्ड KGF में रॉकी की मां की कब्र के नीचे दफना देता है और वहां से चला जाता है। अब इसके आगे की स्टोरी में क्या होगा ये मैं आपको आज बताऊंगी। अब प्राइम मिनिस्टर रामिका सेन को ये समझ में नहीं आ रहा होता है कि दुबई का माफिया डॉन इनायत खलील इतना सारा सोना कहां से लेकर आया था। अब क्योंकि KGF में पहुंचे इतने सारे गोल्ड का कोई लीगल रिकॉर्ड नहीं होता है, इसलिए रामिका सेन इंडियन आर्मी को KGF और गोल्ड की प्रोटेक्शन तब तक करने की ऑर्डर दे देती है
जब तक इस गोल्ड के सीक्रेट और रॉकी के बारे में पता नहीं चल जाता। दूसरी तरफ कोई सबूत ना मिलने के कारण आनंद को भी सीबीआई की कैद से रिहा कर दिया जाता है। तभी रमिका सेन को एक और खबर मिलती है कि इंडोनेशियन नेवी इंडियन ओशन की 20,000 फीट की गहराइयों में पहुंच तो गई है, लेकिन इंडियन नेवी और इंडोनेशियन नेवी को ना तो कोई गोल्ड मिला है और ना ही रॉकी। असल में रॉकी ने साल 1978 से 81 के बीच गोल्ड को पूरी दुनिया में एक्सपोर्ट करना शुरू कर दिया था, जिस वजह से बहुत से इंटरनेशनल बिजनेसमैन और माफिया डॉन्स रॉकी के खिलाफ हो गए थे। रॉकी ने उन सभी माफिया डॉन्स को मार दिया जो रॉकी के खिलाफ आवाज उठा रहे थे, और जिन इंटरनेशनल माफिया डॉन्स ने रॉकी के आगे सरेंडर कर दिया था उन्हें रॉकी ने अपने लिए काम पर रख लिया। इसलिए दुबई का इनायत खलील भी अब रॉकी के लिए काम करता है। रॉकी ने इंडोनेशिया के एक माफिया डॉन को मारकर वहां की गोल्ड माइन पर कब्जा कर लिया था। इंडोनेशिया की गोल्ड माइन का सारा गोल्ड रॉकी का था, लेकिन यूनाइटेड स्टेट्स को भी अब रॉकी के बारे में पता चल चुका था। इसलिए रॉकी के खिलाफ CIA ने सर्च वारंट इशू कर दिया। रॉकी ने देखते ही देखते पूरी दुनिया के गोल्ड बिजनेस पर कब्जा कर लिया था। जब रॉकी इंडियन ओशन में अपना शिप लेकर उतर रहा था, उसके पास सिर्फ KGF का ही गोल्ड नहीं बल्कि पूरी दुनिया का गोल्ड था। इसके आगे की कहानी हमें चैप्टर 4 में दिखेगी। तब तक आप हमें ये जरूर बताइए कि आपको ये कहानी कैसे लगी। नमस्कार दोस्तों, आप देख रहे हैं आपका अपना फेवरेट और पसंदीदा चैनल बॉलीग्राज स्टूडियोज। दोस्तों, आपको बताते चलें कि सन 1993 के मुंबई बम धमाकों के बाद से आतंक का चेहरा बना मुंबई का ये डॉन भारत की मोस्ट वांटेड लिस्ट में टॉप पर है। मुंबई की सबसे बड़ी आतंकी वारदात में 257 लोगों की मौत हुई थी और करीब 800 लोग घायल हुए थे, जिसका मास्टरमाइंड था अंडरवर्ल्ड डॉन दाऊद इब्राहिम। 1980 और 90 के दशक में बॉम्बे अंडरवर्ल्ड के बेताज बादशाह रहे इस डॉन को भारत की पुलिस और कई एजेंसियां आज भी ढूंढ रही हैं। इसके पीछे इंटरपोल की पुलिस लगी हुई है और उसके खिलाफ रेड कॉर्नर नोटिस भी जारी किया जा चुका है। रेड कॉर्नर नोटिस वही है जो देश से भागे हुए आपराधिक गतिविधियों में शामिल व्यक्ति के बारे में पता लगाने के लिए जारी किया जाता है। रेड नोटिस अंतर्राष्ट्रीय गिरफ्तारी का वारंट नहीं होता है। जब किसी व्यक्ति के ऊपर रेड नोटिस जारी किया जाता है ना, तो समझ लीजिए कि उस व्यक्ति ने देश में कोई गंभीर अपराध किया है, यानी वो दोषी है। वहीं अरेस्ट वारंट से रेड कॉर्नर नोटिस अलग होता है। दोस्तों, दाऊद इब्राहिम का जन्म 27 दिसंबर 1955 को महाराष्ट्र के रत्नागिरी गांव में हुआ था। उसका पूरा नाम शेख दाऊद इब्राहिम कासकर है। दोस्तों, आपको बता दें कि उसके पिता शेख इब्राहिम अली कासकर मुंबई पुलिस में हवलदार थे। परिवार बड़ा था, इसीलिए उन्हें खर्चे चलाने में दिक्कत होती थी। स्कूल में पढ़ाई के दौरान बुरी सोबत में पड़े दाऊद ने चोरी, डकैती और तस्करी शुरू कर दी। इससे परेशान होकर घर वालों ने उसकी शादी बीना जरीना नाम की लड़की से कर दी, लेकिन वो जुर्म की दुनिया में आगे ही बढ़ता जा रहा था। आपको बता दें कि दाऊद ने एक बिजनेसमैन को लूटकर जुर्म की दुनिया में कदम रखा। फिर इसके लिए उसे जेल भी जाना पड़ा था। उसके पिता को इस बात का पता चला तो उन्होंने दाऊद को घर से ही निकाल दिया था। दोस्तों, घर से निकाले जाने के बाद दाऊद मुंबई के उस समय के डॉन करीम लाला के गैंग में शामिल हो गया। करीम लाला से जुर्म की दुनिया के सारे पैतरे सीखने के बाद दाऊद ने अपने भाई साबिर के साथ अलग गैंग बना लिया। 1980 के दशक में मुंबई में हाजी मस्तान और करीम लाला का राज था। दाऊद ने धीरे धीरे इन दोनों को पीछे छोड़ दिया। मीडिया ने उसके गैंग का नाम दिया डी कंपनी। दोस्तों, ऐसे ही किसी डॉन और टॉप 10 अपराधी की लिस्ट KGF 3 की कहानी में शामिल हो सकती है कि नहीं? आप अपनी राय हमें कमेंट सेक्शन में जरूर बताइए। करीम लाला 1920 के दशक में अफगानिस्तान से मुंबई आया। वो बहुत गरीब परिवार से था। मुंबई में उनका परिवार साउथ बॉम्बे के सबसे घनी आबादी वाले इलाके भिंडी बाजार के पास बस गया। शायद मुंबई आने से पहले उसे खुद को भी ये मालूम नहीं था कि वो एक गैंगस्टर बन जाएगा, लेकिन यहाँ की चकाचौंध ने एक मामूली इंसान को गैंगस्टर में तब्दील कर दिया।
और मुंबई आने के बाद उसका गैंगस्टर करियर शुरू हुआ। पहले उसने मुंबई गुड़ी में अपना काम करना शुरू किया और फिर बाद में पठान के एक गिरोह में शामिल हो गया, जिसमें मारवाड़ी और गुजराती जमींदारों और व्यापारियों के लिए इल्लीगल वसूली एजेंट के रूप में काम करना शुरू किया और यहीं से उसका करीम शेख से करीम लाला बनने का सफर शुरू हुआ। दोस्तों, लाला ने जल्दी पठान गैंग का चीफ बनने के लिए अपने काम का दायरा बढ़ा दिया और अब वो कॉन्ट्रैक्ट किलिंग, किडनैपिंग और जबरन वसूली भी करने लगा और धीरे धीरे वो अपने काम में परफेक्ट हो गया और उसका ये व्यापार भी बढ़ता गया। लेकिन इससे उसके साथ ही हाजी मस्तान और वरदराजन जलने लगे और उनके बीच विनाश की लड़ाई शुरू हो गई। फिर तीनों ने साथ मिलकर अपने काम और स्थान का विभाजन किया। अपने समय में लाला के संबंध बॉलीवुड सेलिब्रिटी से काफी अच्छे थे। वो अक्सर बड़ी हस्तियों को ईद और पार्टियों में बुलाया करता था। 1970 से 80 के दशक में बॉलीवुड सेलिब्रिटी से उसके संबंध काफी बढ़ने लगे थे। करीम लाला के बहुत इल्लीगल बिजनेसेस थे, पर अपने साथियों की तुलना में उसका जीवन काफी सादगी भरा था। लेकिन फिर भी बिजनेस में उसकी बराबरी कोई नहीं कर सका। इतने बड़े बड़े इल्लीगल बिजनेसेस करने के बाद भी भारत की सरकार उसे कभी पकड़ नहीं पाई। और ऐसी ही गैंगस्टर की कहानी लेकर आ रहे हैं विजय किरंगदू अपनी अगली फिल्म KGF 3 में, जिसमें कि एक गैंगस्टर गोल्ड की इल्लीगल स्मगलिंग करके एक बहुत बड़ा कारोबार खड़ा कर लेता है। विजय द्वारा प्रोड्यूस की गई KGF फ्रेंचाइजी बहुत हिट रही थी और लोगों को काफी पसंद आई थी। वैसे तो इस फिल्म की स्टोरी को समझना थोड़ा सा मुश्किल है, लेकिन जब मेकर्स ने KGF Part 2 रिलीज की तब इस फिल्म की स्टोरी लाइन ऑडियंस को ज्यादा क्लियर हुई और अब इसका थर्ड पार्ट भी आने वाला है, जिसके लिए ऑडियंस में काफी क्रेज देखने को मिल रहा है। और ऐसा माना जा रहा है कि हमारे बाहुबली यानी कि प्रभास भी इस फिल्म का हिस्सा बनने वाले हैं और ऐसे में इस फिल्म के लिए एक्साइटमेंट और भी बढ़ जाती है। से करोड़ों तक। यूं तो हमने ऐसे कई बिजनेसमैन और ऐसे कई लोगों की कहानियां तो सुनी जो कि छोटे शहरों से लेकर अपने आप को करोड़पति के दर्जे तक ले गए, लेकिन अगर एक ऐसे आदमी के बारे में जाना जाए जो कि काफी ज्यादा अजीब माना जाता था, तो एक ही आदमी का नाम सबके सामने आता है। जी हाँ, हम बात कर रहे हैं टिमोथी डेक्स्टर की। अमेरिका में 18वीं सदी में टिमोथी डेक्स्टर नाम का एक ऐसा बिजनेसमैन था जिसने कई ऐसी डील की जो कि काफी ज्यादा आम डील मानी जाती थी, लेकिन इसके बाद भी उसको काफी ज्यादा फायदा हुआ। बचपन से ही टिमोथी डेक्स्टर अपने आप को काफी ज्यादा माहिर और लेजेंडरी समझा करता था। उसने 8 साल की उम्र में स्कूल छोड़ दिया और ये फैसला किया कि वो कारोबार में हिस्सा लेकर पैसा कमाएगा। अपनी शुरुआत करने के लिए उसने कोयले का साथ लिया। जी हाँ, डेक्स्टर अपने शहर में कोयला बेचा करता था, जहाँ शुरुआत में कोयला बेचकर उसे फायदा तो होता था, लेकिन कोई बहुत ज्यादा कमाई नहीं होती थी। उसके बाद उसने रजाई बेचनी शुरू कर दिया। ऐसी छोटी छोटी चीजों को बेचना शुरू करने के बाद उसने खूब दौलत कमाई। वो एक अनपढ़ आदमी से करोड़पति बन बैठा। जैसे ही उसके आसपास के लोगों को ये पता चला कि वाकई में ऐसी छोटी छोटी चीजों को बेचकर कितना ज्यादा पैसा कमाता है, तो उन्होंने उसे हराने की कोशिश की। जी हाँ, इन सभी लोगों ने मिलकर टिमोथी डेक्स्टर को काफी ज्यादा बुरे आइडियाज दिए, जिसमें कि ऐसे चीजों पर पैसा लगाने के लिए कहा जो कि उसको काफी ज्यादा नुकसान करवाते। ऐसे ही बुरी सलाह देने के बाद उन्हें लगा कि डेक्स्टर अपने सारे पैसे लौटा देगा और उस शहर को छोड़कर कहीं और चला जाएगा। किसी ने उसे कहा कि वो खाना बनाने के बर्तनों को खरीदे और उन्हें बेचना शुरू करे। ऐसा कहने पर उसने 40,000 ऐसे बर्तनों को खरीद लिया और बेचना शुरू किया। सभी को ऐसा लगा कि ऐसी बेवकूफी चाल के बाद टिमोथी डेक्स्टर धीरे धीरे अपने सारे पैसे लुटा देगा, लेकिन हुआ एकदम उल्टा। लोगों ने डेक्स्टर से बड़े बड़े दामों पर ये सारे बर्तन खरीदे हैं और उसका नाम और उसकी दौलत बढ़ती ही गई। सभी को ये लगने लगा कि डेक्स्टर एक पागल इंसान है, लेकिन वाकई में उसे बिजनेस करना आता था और वो छोटे से छोटे सामान को बेचने में भी शर्म नहीं करता था। कुछ ऐसे ही उसने एक छोटे से किसान के परिवार से लेकर अपने आप को न्यूपोर्ट शहर का शहंशाह बना दिया। क्या KGF 3 में भी कुछ ऐसा देखने को मिलेगा?
अंडरवर्ल्ड एक ऐसी दुनिया है जहां पर अपना नाम बनाना कोई भी आसान काम नहीं है, लेकिन अगर आपके अंदर इतना जज्बा है कि आप अपने और अपने गैंग के सभी साथियों का ख्याल रख सकते हैं और साथ ही में अपना डर अपने आसपास के सभी लोगों में बरकरार रख सकते हैं, तो आपसे बड़ा गैंगस्टर कोई नहीं बन सकता। यूं तो हमने काफी ज्यादा कम ही लेडी गैंगस्टर के बारे में सुना है, वही ये लेडी गैंगस्टर अक्सर किसी न किसी बड़े डॉन या फिर किसी बड़े गैंगस्टर की कोई रिश्तेदार होती है, जिसने मुश्किलों के समय में अपने गैंग की रखवाली करने के लिए अंडरवर्ल्ड का सहारा लिया। लेकिन शिल्पा जावेरी के साथ कुछ ऐसा नहीं हुआ। शिल्पा जावेरी एक ऐसी गैंगस्टर थी जो अपनी मर्जी से अंडरवर्ल्ड का हिस्सा बनी और जिसने ये साबित कर दिखाया कि वो अपने गैंग के सभी मेंबर्स के लिए ही नहीं बल्कि एक से बढ़कर एक बड़े डॉन के लिए हमेशा तैयार है और उनकी हर तरह से मदद कर सकती है। जी हाँ, शिल्पा खूंखार गैंगस्टर समद खान की काफी अच्छी दोस्त हुआ करती थी। यूं तो शिल्पा किस किस जुर्म के पीछे थी ये आज तक पता नहीं चला, लेकिन ये बात सब जानते थे कि जब भी उनकी किसी दोस्त या किसी भी साथी को किसी तरह की मदद की जरूरत होती थी तो शिल्पा अपनी पूरी कोशिश करती थी कि वो अपने गैंग के सभी लोगों की मदद कर सके। कई बार उनके काफी साथियों को उन्होंने पैसे से और कई क्राइम से मदद करी थी, लेकिन सबसे मशहूर दास्तां है जब उन्होंने अपने ही दोस्त समद खान के लिए एक ऐसा जोखिम उठाया जहां वो पुलिस की आंखों के सामने से इतने बड़े डॉन को फरार कर ले गई। हुआ ये कि समद खान काफी समय से पुलिस की पकड़ में था और जब उसको रिहा किया गया तो शिल्पा ने उसे कार में बिठाकर फरार कर दिया। कहानी में ट्विस्ट तब आता है जब ये पता चलता है कि दरअसल समद खान जब रिहा हुआ तो पुलिस उसे एक दूसरे मामले के लिए अरेस्ट करने के लिए तैयार थी और उसे फिर से जेल भेजने की फिराक में थी। रिहाई के वक्त जब शिल्पा ने अपनी गाड़ी में उसे बिठाया तो रोड के दूसरी तरफ पुलिस उस पर नजर गड़ाए बैठी थी, लेकिन उतने में शिल्पा ने तेज रफ्तार कार ने एंट्री और समद को लेकर फुर हो गई। समद खान एक ऐसा गैंगस्टर था जो कि मशहूर डॉन करीम लाला का भतीजा था। ऐसे में शिल्पा जावेरी के करीम लाला के साथ भी काफी अच्छे ताल्लुक रखती थी। कुछ समय बाद समद खान की गोली मारकर हत्या कर दी गई, लेकिन शिल्पा जावेरी का नाम आज भी लोग इस कहानी के लिए जानते हैं। तो क्या लगता है आपको, क्या KGF चैप्टर 3 में हमें कुछ ऐसी ही कहानी देखने को मिल सकती है? अपनी राय हमारे साथ कमेंट सेक्शन में जरूर बांटें और देखते रहिए हमारे चैनल बॉलीग्राज स्टूडियो।